चलो सबसे पहले प्रोग्रेसिव वेव क्या होता है, एकदम सिंपल लफ्जों में बताता हूँ। ऐसा वेव जो कंटिन्यूअसली आगे बढ़ता जाए बिना रिड्यूस हुए, यानी बिना डैम्प हुए बोलेंगे, विदाउट डैम्पिंग। ठीक है, जैसे आप क्या करते हो, इसके अंदर वाटर रिपल वाला एग्जांपल है। आप एक पत्थर मारते हो पानी में और एक सर्कुलर वेव्स आप देखते हो ना, तो एक्चुअल में वो वेव होता है, एक तरफ से ऐसे देखोगे तो वो वेव जा रहा है ऐसे ऐसे। तो ये कंटिन्यूअसली क्या होता है, आगे बढ़ता चला जाता है जब तक कि कोई उसमें ऑब्स्ट्रक्शन ना आ जाए, वॉल वगैरह ना आ जाए, जब तक ये आगे बढ़ते जाता है। देखा होगा ना आप लोग ने। ओके, तो ये क्या है, किसका एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, प्रोग्रेसिव है। तो प्रोग्रेसिव नाम ही समझ आ रहा है, जो आगे प्रोग्रेस करती जाए, समझ आ रहा है, बिना डैम्पिंग के, विदाउट डैम्पिंग। तो डेफिनेशन बहुत आसान है, अ वेव इन विच, जो डिस्टर्बेंस है, मतलब आपने पत्थर मारा तो डिस्टर्ब हो गया ना पूरा, तो ये जो वेव क्या नाम है, एक एनर्जी जो है वो वेव फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है, उसी को क्या कहते हैं अपन, डिस्टर्बेंस। तो द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड इन द मीडियम ट्रैवल इन अ गिवन डायरेक्शन, ठीक है, कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली चलते जाएगा, विदाउट एनी डैम्पिंग, विदाउट एनी, ये वर्ड लिखना जरूरी है, डैम्पिंग एंड ऑब्स्ट्रक्शन, बिना रुकावट के, बिना डैम्प हुए, बिना रिड्यूस हुए, फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर इज अ प्रोग्रेसिव वेव, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल को मिलता चला जाएगा और ये वेव आगे बढ़ता चला जाएगा। समझ आ रहा है, इसको बोलते हैं ट्रैवलिंग वेव भी बोलते हैं, क्योंकि ट्रैवल कर रहा है। आई बात समझ में। तो प्रोग्रेसिव वेव ऑल्सो नोन एज ट्रैवलिंग वेव। कौन सा वेव है, तो अ वेव इन विच डिस्टर्बेंस क्रिएटेड एट वन पॉइंट, समझ में आ रहा है, ट्रैवल्स विदाउट डैम्पिंग और विद और ऑब्स्ट्रक्शन इन ए गिवन डायरेक्शन, समझ में आ गया, इज कॉल्ड ट्रैवलिंग वेव और प्रोग्रेसिव। तो ये जैसा, या फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल करके बोल सकते। अच्छा, इसके अंदर कौन सा वेव है, जैसे साउंड वेव, समझ में आ रहा है। तो जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ तो यहाँ पर जो है मीडियम है ना, ऐसे वाइब्रेट करते हुए आगे बढ़ता है, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है आपका, ठीक है। और साउंड वेव याद रखिएगा एक एक्चुअल में प्रेशर वेव है। कौन सा वेव है, प्रेशर वेव। क्यों प्रेशर वेव, मैं आपको बताता हूं। देखो क्या होता है, जब हमारे पास ये एयर के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, अब सुनिए बात को, ये एयर के पार्टिकल्स है, अभी ये नॉर्मल पोजीशन पर है अपने, लेकिन जैसे ही मैं क्या करूंगा, यहां पर कुछ बोलूंगा तो कहीं पर क्या हो जाएगा, कंप्रेशर, और कहीं पर क्या हो जाएगा, रेरफेक्शन। कंप्रेशन मतलब ये पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत नजदीक नजदीक आ जाएंगे। अच्छा, इन पार्टिकल्स को ना एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं आप, ठीक है। तो कहीं पर ये लाइन क्या हो जाएगी, बहुत करीब करीब आ जाएगी, और कहीं पर क्या हो जाएगी, दूर दूर चली जाएगी, फिर कहीं पर करीब करीब आ जाएगी, दूर दूर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो जहां पर ये एकदम नजदीक है वो कंप्रेशन कहलाता है, ये रेरफेक्शन, कंप्रेशन, रेरफेक्शन, ऐसा पढ़ा होगा आप, समझ आ रहा है। अच्छा, यहां पर बताओ एयर की डेंसिटी, जहां पर एयर पार्टिकल एकदम नजदीक नजदीक आ गए, एयर पार्टिकल क्या हो गया, एकदम नजदीक आ गए, वहां पर डेंसिटी क्या हो जाएगी बताओ, ज्यादा डेंसिटी हो जाएगी। अरे बहुत करीब करीब आ गए, कम वॉल्यूम में ज्यादा पार्टिकल है तो डेंसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। यहां पर ज्यादा वॉल्यूम में कम पार्टिकल है तो डेंसिटी घट जाएगी। अच्छा मुझे बताओ, जहां पर ज्यादा डेंस है वहां पर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो कंप्रेशन में यहां पर प्रेशर ज्यादा रहता है, यहां पर प्रेशर, तो ज्यादा कम, ज्यादा कम, ज्यादा कम, समझ आ रहा है। तो एक प्रेशर वेव ज्यादा है, कम है, ज्यादा है, कम है, ज्यादा है, कम है, एंड सो ऑन। नहीं आ रही बात समझे, ओके। तो हम लोग क्या बोलते हैं, साउंड वेव इज अ प्रेशर वेव, एमसीक्यू वगैरह में आ सकता है, ध्यान रखिएगा। कंसिस्टिंग ऑफ, इसके अंदर क्या होता है, कंप्रेशन, रेरफेक्शन होता है, ट्रैवलिंग अलोंग द डायरेक्शन प्रोपगेशन ऑफ वेव, जिस डायरेक्शन में वेव जा रहा है उस डायरेक्शन में आपका कंप्रेशन रेरफेक्शन आगे बढ़ता चला जाता है। अच्छा, इसका एग्जांपल अगर आपको देखना है, क्योंकि एयर को तो हम लोग देख नहीं पाते ना, लेकिन आप इसको ना एक स्प्रिंग की मदद से देख सकते हो, स्प्रिंग वाला एग्जांपल लेकर समझ सकते हो कि एयर एक्चुअल में कैसे वाइब्रेट होता रहेगा। अच्छा, एक प्लास्टिक का एक खिलौना आता है, मालूम है आपको, ये बच्चों लोग के पास रहता है ऐसे, है ना, बराबर। तो अगर मैं यहाँ पर क्या करूंगा, हल्का सा इसको ऐसे कंप्रेस करके छोड़ूंगा, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करूंगा, तो आप देखोगे कि वो आगे बढ़ता चला जाएगा। क्या होता जाएगा, अगर आपने इसको एक बार कंप्रेस करके छोड़ा तो जो कंप्रेशन है ना वो आगे बढ़ते हुए दिखाई देगा आपको। समझ आ रहा है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये ऐसे 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 वाइब्रेट होते हुए आगे बढ़ेगा। तो साउंड भी इसी तरीके से होता है। साउंड कैसे ट्रैवल करता है, मीडियम अपनी जगह पर वाइब्रेट करते हैं और एनर्जी आगे ट्रैवल करता है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, जब भी वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम ट्रैवल करता है तो पार्टिकल अपनी जगह पर ही वाइब्रेट करता है।
मोबाइल है वहां पर, क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ, क्या कर रहा है? क्या है उधर पे तेरे सामने? फोन है? तो क्या देख रहा है तुम दोनों? हाँ, मुंडी नीचे कर रहा है ऐसा, तेरा मुंडी जैसे क्या कर रहा था रे? मोबाइल देख रहे तुम दोनों? तो क्या देख रहा था? उसके पीठ पे कुछ है क्या? पीछे मूवी दिखा रहा है इन लोगों को, पुष्पा 2, मुफासा। अच्छा ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट सुनो बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, या ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा हमारे लिए, ध्यान रखिएगा। पहले हम लोग ये स्टार्टिंग के 4 पॉइंट पढ़ लेना, बस हो गया। और इसको भी शॉर्टकट तरीके से बताता हूं, सुनो। जब पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं तो सबका सेम वाइब्रेशन होता है, ध्यान रखिएगा। एग्जीक्यूट सेम टाइप ऑफ वाइब्रेशन, पहला पॉइंट। ईच पार्टिकल इन अ मीडियम, जो भी वाइब्रेट हो रहे हैं पूरे मीडियम में जितने भी पार्टिकल है, सबका वाइब्रेशन कैसा रहेगा? सेम रहेगा। तो ईच पार्टिकल एग्जीक्यूट सेम टाइप ऑफ वाइब्रेशन। नहीं समझे बात को? अब मैं इसको अगर कंपेयर करूंगा ना, अब देखो, प्रोग्रेसिव वेव को जब कंपेयर किया जाएगा स्टेशनरी वेव से, ट्रैवलिंग वेव को जब कंपेयर किया जाएगा स्टेशनरी वेव से, तो स्टेशनरी वेव कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो इसमें जो पार्टिकल होता है ना, ये वाला पार्टिकल इतना वाइब्रेट कर रहा होता है, और उसके बाजू वाला सिर्फ इतना ही वाइब्रेट कर रहा होता है, ठीक है। ये वाला बात करूं तो ये वाइब्रेशन चल रहा है, ये वाला बात करूं तो वाइब्रेट ही नहीं करता है। समझ आ रहा है? तो सबका वाइब्रेशन सेम है क्या अलग है? यहां पर अलग है। वही ट्रैवलिंग में बात करूं मैं, ट्रैवलिंग वेव में, ठीक है, जब ऐसे वेव जा रहा होता है तो यहाँ पर स्ट्रिंग है, तो ये वाला पार्टिकल जो है ये पूरा ऐसे वाइब्रेट करेगा। यहाँ वाला पार्टिकल जो है ना, ये भी अभी फिलहाल यहाँ पर है, लेकिन जैसे जैसे वेव आगे बढ़ेगा ये वाला पार्टिकल का वाइब्रेशन भी क्या होगा? पूरा वाइब्रेशन रहेगा इसी की तरह। नहीं समझे? मैं तुम लोग को जो है ना एक वेव बनाकर बताता हूँ, आपको समझ में आए। ओके, ये आपके पास एक वेव है, ये आपके पास एक पार्टिकल है, या एक पॉइंट है, एक पॉइंट है। जब ये वेव इधर से पास होएगा, ये देखो, इधर ध्यान देंगे सभी बच्चे। अभी ये वेव का कौन सा हिस्सा इधर ये वाली लाइन पर आएगा? ये वाला मेरे को एक्चुअल में नहीं बनाना चाहिए था। ये इधर ध्यान देंगे सभी बच्चे। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, ये पार्टिकल, ये जो वेव है ना, देखो ये, क्योंकि पार्टिकल जब वाइब्रेट करना शुरू करेगा ना तो वेव आगे बढ़ता है, देखो कैसे। अच्छा अभी बताओ पार्टिकल कहाँ होगा? वेव अभी यहाँ पर है तो पार्टिकल किधर होगा? इधर, ठीक है। और जैसे ही आगे बढ़ेगा अब पार्टिकल कहाँ होगा? नीचे। और जैसे ही वेव अभी आगे बढ़ रहा है, देखो पार्टिकल कहाँ आ रहा है अभी? ऊपर। फिर कहाँ आ गया? यहाँ पर। अब जैसे ही वेव आगे बढ़ेगा पार्टिकल कहाँ पहुँच रहा है? ऊपर। तो ये पार्टिकल यहाँ पहुँच जाएगा, ओके। और फिर ऐसे करते वापस से ये पार्टिकल अपनी जगह पर आया। समझ में आ रहा है? तो वेव बेसिकली, पार्टिकल कैसे वाइब्रेट करा, फिर इधर। समझ आ रहा है? तो स्ट्रिंग के ऊपर हर एक पार्टिकल जो होगा ना, स्ट्रिंग के ऊपर जब वेव ट्रैवल कर रहा होगा तो हर एक पार्टिकल की यही सिचुएशन होती है, पूरा वाइब्रेट करता है। तो हर एक पार्टिकल कैसे वाइब्रेट करता है? पूरा। तो जैसे बाजू वाला करेगा वैसे ही काजू वाला करेगा। आजू बाजू वाले जितने भी होंगे सारे पार्टिकल कैसे वाइब्रेट करेंगे? सेम तरीके से। तो हम लोग पहला पॉइंट क्या बोल रहे हैं? ईच पार्टिकल या ऑल द पार्टिकल, ठीक है, अलॉन्ग द मीडियम या इन अ मीडियम वाइब्रेट या एग्जीक्यूट सेम टाइप ऑफ वाइब्रेशन। समझ में आ गया? और ये पॉइंट क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि जब हम लोग बात करेंगे किसके अंदर? स्टेशनरी में, तो वहां पर सबका सेम नहीं रहता है। समझ में आ रहा है? तो ये डिस्टिंग्विश का पॉइंट भी हो जाएगा। क्या होने वाला है? ये आपका एक डिस्टिंग्विश का पॉइंट होगा जब आप प्रोग्रेसिव वेव और स्टेशनरी वेव के ये कर रहे होंगे। चलो पहला पॉइंट क्लियर हो गया अपने को। सेकंड पॉइंट देखो, क्योंकि हर एक पार्टिकल सेम टाइप ऑफ वाइब्रेशन कर रहा है,
सबका एम्पलीट्यूड क्या रहेगा? एम्पलीट्यूड क्या होता है? मीन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम कितना दूर जा सकता है बीच वाली पोजीशन से, उसको क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। तो सबका एम्पलीट्यूड क्या रहेगा? सेम। टाइम पीरियड क्या रहेगा? फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा? कुछ आई बात समझ में? टाइम पीरियड मालूम है? एक वाइब्रेशन में कितना टाइम लगेगा, समझ आ रहा है? और एक सेकंड में कितने बार वाइब्रेट करेगा वो फ्रीक्वेंसी। तो टाइम पीरियड सेम तो फ्रीक्वेंसी भी सेम, और उसी के साथ साथ सबका वाइब्रेशन सेम है, एम्पलीट्यूड क्या रहेगा? अच्छा, यही मैं अगर बात करूंगा कौन से वाले में? स्टेशनरी वाले में। तो उसमें मैंने क्या बताया? बीच वाले का सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड होता है, फिर उससे अवे जाते रहूंगा तो कम होते 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 जो नोड पे रहेगा, नोड वाला पॉइंट बोलते हैं, वहां पर उसका जीरो एम्पलीट्यूड होगा। तो सबका एम्पलीट्यूड क्या होता है? डिफरेंट रहता है। सबका एम्पलीट्यूड क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा। अच्छा, टाइम पीरियड की बात करूं तो टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, क्योंकि सब एक साथ जितने पार्टिकल होते हैं ना, ये एक साथ ऊपर जाते हैं, तो ये लूप बना ऊपर वाला, ठीक है। फिर एक साथ नीचे आते हैं तो डाउनवर्ड, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे। तो ये बेसिकली क्या बन रहा है, समझ में आ रहा है? पूरा लूप बन रहा है। तो सारे पार्टिकल का जो है ना, अगर मैं बात करूं, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा? सेम, लेकिन क्या अलग रहेगा? एम्पलीट्यूड अलग रहेगा। समझ गए बात को, क्या डिफरेंट रहता है? अच्छा, फेज बात करते हैं। फेज यहां पर क्या होने वाला है? फेज यानी एंगल। फेज यानी क्या होता है बच्चों? एंगल। ठीक है, अभी सुनो, मैं अगर यहां पर ऐसे, तो एक पार्टिकल इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, ऐसे कर देता हूं, हाँ। अच्छा, आप सुनो, एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट अगर मैं एंगल बात करूं तो 0 π/2, मालूम है ये? 0 π/2 पाई। सबका फेज अलग होने वाला है, क्योंकि ये अलग एंगल पर वाइब्रेट कर रहा होगा, ये अलग इस पे, ये अलग इस पे, ये अलग इस पे। अच्छा, दोनों का अगर देखोगे तो स्टेट ऑफ ऑसिलेशन सेम नहीं रहता है। क्यों? मैं आपको बताता हूं। अगर ये वेव का नेक्स्ट पोजीशन बनाऊं, तो ये क्या कुछ नेक्स्ट पोजीशन पे आपको ऐसा दिखाई दे, क्योंकि आगे बढ़ेगा ना, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये वाला पार्टिकल कहां आ जाएगा? यहां। ये वाला कहां जाएगा? ऊपर। ये वाला कहां जाएगा? ऊपर। ये वाला कहां जाएगा? नीचे। ये वाला नीचे। अच्छा, सबकी जगह एरो बनाता हूं तो आपको समझ में आएगा ज्यादा। ये वाला नीचे आ रहा है, ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, समझ आ रहा है? और ये भी समझ गए? क्या यहां पर सारे पार्टिकल जो आपको दिखाई दे रहे हैं सब सेम लेवल पर और सेम जगह पर जा रहे हैं क्या? बोलो बोलो। नहीं। अगर मैं इसके बाद नेक्स्ट पार्टिकल की बात करूं, ठीक है, ये वाले के बाद नेक्स्ट पार्टिकल इधर है, तो वो कहां आएगा? नीचे। ये भी नीचे जा रहा है, ये भी नीचे आ रहा है, लेकिन उसका लेवल अलग है, तो इसका स्टेट ऑफ ऑसिलेशन क्या हो गया? अलग हो गया। नहीं समझे बात को? अच्छा, एक काम करते हैं, यहां पर है ना, ये रस्सी है, इस पे 2 पार्टिकल है। कितने पार्टिकल है? वैसे तो रस्सी बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे ऊपर खींचता हूं, सुनो बात को, अगर मैं इसको ऊपर करके फिर ऐसे वेव बनाऊंगा ना, ऐसे, ठीक है, तो आप मुझे बताओ, अगर मैं इसको ऊपर लेता हूं तो ये पीछे पीछे ये भी आ जाएगा ना ऊपर, पीछे पीछे ये भी आ जाएगा, कुछ ऐसा पोजीशन नहीं हो जाएगा इसका? तो ये वाइब्रेट करे तो पीछे पीछे ये भी आ रहा है। अगर ये इसको नीचे करूंगा तो ये भी फिर ऐसे। कुछ आया समझ में? नहीं आया? तो वाइब्रेशन जब चलेगा तो इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये भी पीछे पीछे आएगा, लेकिन पीछे आएगा, साथ में नहीं। पीछे आएगा, साथ में नहीं। आई बात समझ में? तो इसका एंगल अलग रहेगा और इसका एंगल क्या रहेगा? अलग रहेगा। अब बोले सर इसमें एंगल कहां बन रहा है? एंगल से कंपैरिजन किया जा रहा है, एंगल बन नहीं रहा है यहां पर कहीं। आप एक वेव को जो है ना, एक वाइब्रेशन को एक सर्कुलर मोशन से कंपेयर करते हो, ठीक है। ये मैंने एंगल बनाते वक्त आपको एक्सप्लेन किया था। फॉर एग्जाम्पल, एक सर्कुलर मोशन करते हो आप, यहां से यहां पहुंचे तो आप कितना एंगल कवर करोगे? 90। फिर यहां से यहां कवर करोगे 180, फिर इधर आओगे, इधर आओगे, एक चक्कर में इतना हुआ, फिर वापस से दूसरा चक्कर लगा दो, 360 ऑलरेडी कवर कर चुके हो, फर्दर और 90, फिर क्या नाम है 180, और उसमें ऐड होता चला जाएगा। तो एंगल एवरी, अगर बात करोगे सर्कुलर मोशन में, क्या होते जाएगा? बढ़ता जाएगा। रिपीट कुछ नहीं हो रहा है। एंगल रिपीट हो रहा है क्या? नहीं, ठीक है। 0 π/2 पाई, 3 π/2 2 पाई, समझ में आ रहा है? उसके बाद कितना होगा?
ये हो गया 2 पाई मतलब 4 पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा 5 पाई बाई 2, ये हो जाएगा 6 पाई बाई 2 मतलब 3 पाई, ये हो जाएगा 7 पाई बाई 2, ये हो जाएगा 8 पाई बाई 2 मतलब 4 पाई, एंड सो ऑन। एंगल बढ़ता चला जाएगा। इसलिए हम लोग किसी पार्टिकल का स्टेट बताने के लिए हम लोग फेस का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि यही एक ऐसा बोल सकते हैं कि लौती क्वांटिटी है जो आपको रिपीट नहीं होगी। तो एंगल रिपीट नहीं, बाकी सब चीज़ रिपीट होगा, एम्पलीट्यूड रिपीट होगा, समझ आ रहा है, वेलोसिटी रिपीट होगी, लेकिन कौन रिपीट नहीं होने वाला है? फेज। फेज मतलब एंगल, फेज मतलब क्या? तो ऑसिलेशन का स्टेट डिफाइन करने के लिए आपने कौन सा क्वांटिटी लिया हुआ है? फेज यानी एंगल। अच्छा आप सुनो, पार्टिकल यहां पर है, साथ में चलते हैं। हाँ, वाइब्रेशन या वेव से भी कंपेयर कर सकता हूं मैं। पार्टिकल जो है ना अभी किधर चलता है? ऊपर, यहां आया, वाइब्रेट करता कहां आया? ऊपर। कितना एंगल कवर किया सर्कुलर मोशन में? बोलो। पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, ऊपर पहुंचा, ये वाले एंड पे पहुंचा, मतलब इधर पहुंचा। दोनों कंपेयर करो ऐसे, तो ये एंगल हुआ पाई बाय 2। फिर वापस इधर आया, एंगल कितना हो गया? अब तो कहानी शुरू हुई थी 0 से, पाई बाय 2, देन कितना हो गया? पाई। फिर नीचे चलते हैं, 3 पाई बाय 2 है ना, फिर वापस उसी पोजीशन पर आ गए, कितना हो गया? 2 पाई। तो एंगल कैसे कवर हो रहा है समझ में आ रहा है? वाइब्रेशन और सर्कुलर मोशन कंपेयर करने का। 0 से पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2, 2 पाई, समझ में आ रहा है? उसके बाद 5 पाई बाय 2, 6 पाई बाय 2 मतलब 3 पाई, फिर 7 पाई बाय 2, फिर 8 पाई बाय 2 मतलब 4 पाई। तो इस तरीके से एंगल हो रहा है। तो वाइब्रेशन में एंगल कैसे कंपेयर कर रहे हो समझ आ रहा है? एंगल कहीं बन नहीं रहा है, सर्कुलर मोशन से कंपेयर करके हमने यहां पर एंगल डिफाइन किया है। आई बात समझ में? नहीं तो आप बोलोगे कहाँ एंगल बन रहा है, तो एंगल कहीं बन नहीं रहा है, सर्कुलर मोशन से कंपेयर किया गया। अच्छा तो आप सुनो, तो इसके अंदर क्या होता है? हर एक पार्टिकल का फेज क्या रहेगा? अलग अलग रहेगा। तो फेज ऑफ ईच पार्टिकल इज डिफरेंट। लेकिन अगर मैं बात करूंगा किसके अंदर मालूम है? स्टेशनरी के अंदर। तो स्टेशनरी में क्या होता है? ये जितने भी पार्टिकल यहां थे ना, ये एक साथ ऊपर, एक साथ नीचे, एक साथ ऊपर, एक साथ नीचे। तो एक लूप के अंदर जितने भी पार्टिकल होते हैं ना, सबका फेज क्या रहेगा? क्योंकि एक साथ एक ही पोजीशन से, एक ही लेवल से ऊपर जा रहे हैं और फिर वापस से साथ में ही क्या कर रहे हैं, तो एंगल क्या होगा इनका? सबका साथ में वाइब्रेट कर रहे हैं, तो क्या रहेगा? फेज सेम रहेगा। किसके अंदर? एक लूप के अंदर, स्टेशनरी वेव में। और अगर बगल वाले में बात करें ना, तो सुनो बात को, इसमें जब ये ऊपर जाता है तो यहां के पार्टिकल नीचे जाते हैं। एक ऐसे बनेगा ना, ये ऐसे, फिर बाद में ऐसे। तो पहले क्या होता है? पार्टिकल कहां जाते हैं? ऊपर, और ये वाले पार्टिकल कहां जाते हैं? नीचे। फिर क्या होगा? ये वाले नीचे आएंगे और ये वाले कहां जाएंगे? ऊपर। और इस तरीके से कंटिन्यूअसली होता रहता है। और आपको क्या दिखाई देता है? ये लूप दिखाई देता है, और ये रुका हुआ दिखाई देता है ऐसे, इसलिए इसको स्टेशनरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसे कहीं ट्रैवल करता दिखाई नहीं देगा ये कैसा दिखाई देगा आपको? और ये बनने की कंडीशन क्या है? आपको एक वेव भेजना है, वो जाएगा, टकरा के वापस आएगा, और दोनों मिलकर ऐसा बनाएंगे। समझ आ रहा है कैसे बनता है ये वेव? आप स्ट्रिंग के ऊपर क्या करोगे? एक वेव भेजोगे, भेजते रहोगे, यहां पर, वहां से आता रहेगा टकरा के, और ये जाने वाला और आने वाला जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों क्या होंगे? मिलेंगे, और ये वाला वेव बनाएंगे। इसको क्या कहते हैं? हाँ, इंडिविजुअली इसको लूप कहते हैं, लेकिन ये वेव कौन सा है? स्टेशनरी वेव, क्योंकि ये रुका हुआ वेव आपको दिखाई देगा। और जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो कौन सा है? ट्रैवलिंग। तो मैं ट्रैवलिंग से इसको कंपेयर क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आगे चल के आपको ये भी पढ़ना है। तो पहले से ही आप अगर डिस्टिंग्विश के हिसाब से पढ़ लोगे तो आपका एक डिस्टिंग्विश रेडी हो जाएगा। कौन सा? प्रोग्रेसिव और स्टेशनरी का। तो मैंने क्या बोला इसमें? बताओ, प्रोग्रेसिव वेव में क्या बोला मैंने? जल्दी से बताओ। सारे पार्टिकल का फेज क्या रहता है? डिफरेंट रहता है। लेकिन अगर स्टेशनरी में बात करूं तो विद इन वन लूप सारे पार्टिकल का सेम फेज रहेगा। अच्छा, बगल वाले का अपोजिट फेज रहेगा। अपोजिट क्यों बोल रहा हूं? ये ऊपर जा रहा होगा तो वो नीचे जा रहा होगा। समझ आ रहा है? तो आउट ऑफ फेज होते हैं। क्या बोलते हैं उसको? आउट ऑफ फेज। अच्छा, द फेज चेंजेस फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल। ये पॉइंट भी समझ में आ गया, ये पॉइंट भी हो गया, 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट क्या है बच्चों? नो पार्टिकल रिमेन्स परमानेंटली एट रेस्ट। कोई भी पार्टिकल हमेशा के लिए, इतना ही लिखना है आपको ये वाले पॉइंट में, आगे के लिखने की जरूरत नहीं, वो मैं समझा देता हूं। कोई भी पार्टिकल हमेशा के लिए रेस्ट पर नहीं आएगा। ये ऊपर गया, ठीक है, फिर इधर आया, तो ये मोमेंटरीली, मतलब एट दिस मोमेंट ये अब रेस्ट पर है, लेकिन ये रुकेगा नहीं हमेशा। समझ में आ रही बात? अच्छा सॉरी, बीच में बात नहीं कर रहा हूं, सॉरी गलत बोल रही हूं मैं। मोमेंटरीली मतलब क्या होता है? इधर सुनो। मोमेंटरी मतलब बहुत ही छोटे टाइम के लिए।
वाइब्रेशन चल रहा है बच्चों ऐसे, ये आपका एक्सट्रीम पोजीशन है। ये क्या है? अच्छा, पेंडुलम वाला कहानी मालूम है? ठीक है, पेंडुलम वाले में बताओ, जब आप क्या करते हो, इसको ऐसे लेके छोड़ते हो तो इसकी स्पीड धीमे धीमे क्या होती है? बढ़ती है। मीन पोजीशन पे क्या हो जाती है? मैक्सिमम। फिर घटते 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 जीरो। तो मतलब एट दिस पॉइंट इसकी स्पीड क्या हुई? जीरो। फिर बढ़ेगी, मतलब फॉर वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल ये इसकी स्पीड जीरो होती है, और वहां पर हम लोग बोलेंगे कि वो रेस्ट पर होगा, यानी एक्सट्रीम। तो ये मीन पोजीशन है, ठीक है। जब एक्सट्रीम पे जाता है तो स्पीड धीमे 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 क्या होगी? कम। और यहां पर क्या होगा? जीरो। फिर उसके बाद बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, यहां पर क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। फिर घटेगी घटेगी, यहां पर क्या हो जाएगा? जीरो। तो मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पर मोमेंटरीली, यानी फॉर वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल ये रेस्ट पर होता है। तो हमेशा के लिए नहीं, परमानेंटली नहीं होगा। अच्छा, इधर बात करें तो ये वाला पार्टिकल, तो ये जो बीच के पार्टिकल है ना, ये हमेशा वाइब्रेट करते रहेंगे, ठीक है। और एक्सट्रीम पर जाएंगे मोमेंटरीली, ये भी रेस्ट पर आएंगे, ये भी रेस्ट पर आएंगे, फिर ये तो सेम कहानी बीच की। लेकिन मैं बात कर रहा हूं ये वाले पॉइंट की, इनको बोलते हैं, ये नोड पॉइंट बोलते हैं बच्चों। उसको क्या बोलते हैं? नोड। नोड मतलब गांठ, बराबर है। अच्छा, तो यहां पर जो पॉइंट है ना नोड वाला, यहां पर जो पार्टिकल है ये हमेशा रेस्ट पर रहता है। ये हमेशा क्या होता है? ये कहीं वाइब्रेट नहीं कर रहा है। लूप आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, ये कहीं पर वाइब्रेट, ये वाले पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे सब, ये वाले भी करेंगे, लेकिन ये वाला हमेशा। तो यहां पर होता है नोड वाले जो पॉइंट होते हैं, पार्टिकल्स एट नोडल पॉइंट या एट नोड्स आर परमानेंटली एट रेस्ट। किस में बात कर रहा हूं? स्टेशनरी में। और प्रोग्रेसिव के अंदर कोई भी पार्टिकल परमानेंटली रेस्ट पर नहीं आएगा, मोमेंटरीली आएगा। पॉइंट समझ में आया क्या? बस ये 4 पॉइंट याद कर लेना बच्चों, ठीक है। पार्टिकल्स अटेन मैक्सिमम वेलोसिटी, हाँ यहां तक, ये भी यहीं तक याद करना है, उसको एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। एक्सप्लेनेशन पढ़ना है तो ईच पार्टिकल कम्स एट रेस्ट टू रेस्ट मोमेंटरीली वाइल एट एक्सट्रीम पोजीशन। कहां पर रेस्ट पर आता है? एक्सट्रीम पोजीशन पर, बताया मैंने अभी आपको, ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम वेलोसिटी किधर होगा? ध्यान रखना, मीन पोजीशन पर। मीन पर इसकी मैक्सिमम, आप पेंडुलम वाला वाइब्रेशन जो है ना वो कंसिडर कर सकते हो। बस इतना कर लेना बच्चों, इसमें इतने सारे पॉइंट पढ़ने की जरूरत नहीं। ओके, चलो अभी सुनो, अभी हमको एक वेव का इक्वेशन लिखना आना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको एग्जाम में स्टेट करके आएगा, स्टेट। हाँ क्या हुआ? बोलना। क्या 4 मार्क का? अरे 4 मार्क का है, लेकिन पूछेगा नहीं ना, मैं जो बोल रहा हूं सुनना। डेफिनेशन पूछेगा, अरे पेपर बना दिया तूने। डेफिनेशन आपको पूछेगा तो 1 मार्क के लिए पूछेगा, विद एग्जांपल पूछ रहा है तो 2 मार्क के लिए वो अलग से पूछ सकता है। अच्छा, डेफिनेशन विद कैरेक्टरिस्टिक पूछेगा तो 1 मार्क डेफिनेशन, 2 पॉइंट आप लिख दो कैरेक्टरिस्टिक के। और अगर सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक 2 मार्क के लिए पूछता है तो आप 4 पॉइंट लिख दो, 4 पॉइंट बता दिया, मैक्सिमम 4 ही पॉइंट याद कर लेना उसका। इससे ज्यादा मार्क के लिए नहीं आएगा भाई, पूछने के लिए बहुत सारी चीजें हैं अपने पास, ये छोटा मोटा सवाल इतना और पूछा भी नहीं है कभी। इधर आ जाओ बच्चों, अब हमको ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इक्वेशन सबको लिखने आना चाहिए। अगर मेरे पास कोई वेव है, कोई वेव है, कोई भी वेव हो, चाहे वो साउंड वेव हो या कोई भी लॉन्जिट्यूडनल हो या ट्रांसवर्स हो, ठीक है। तो अगर वो वाइब्रेट कर रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, क्योंकि पार्टिकल कैसे वाइब्रेट करेगा? ऐसे, है ना। पार्टिकल कैसे वाइब्रेट करेगा? ऐसे। ट्रांसवर्स में अगर मैं बात करूं, और वेव जाएगा, ट्रैवल करेगा अलोंग एक्स एक्सिस, बराबर है। तो हम लोग बेसिकली ना इसका प्रेशर वेव का इक्वेशन बनाते हैं हम लोग। किसका? साउंड वेव का अगर मैं बात करूं तो यहां पर हम लोग जनरल इक्वेशन लिख रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। क्या बोलते हैं? सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। अच्छा, कुछ ऐसा इक्वेशन आप लोग ने उसमें भी देखा होगा, ऑसिलेशन के अंदर, कुछ याद आ रहा है? क्या इक्वेशन था? हाँ, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी पड़ा हुआ है, समझ में आ रहा है? अच्छा सुनो, अब यहां पर अगर ये एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रहा है कहीं पर, ये साइन आपको क्या बताता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसको डिराइव नहीं करना है अपने को, इस इक्वेशन को डायरेक्ट याद करना है कि इक्वेशन क्या लिखा जाएगा। सुनो, अगर हमारे पास कोई एक सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव है, उसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू, और y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t। आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा y एक्सिस पर, ये डिपेंड करता है आप x एक्सिस पर कहां हो और कितने टाइम पर हो। तो इट इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t। ये पॉइंट है, ये x दूरी है इसका।
अब टी टाइम पे डिपेंड करता है आप कहाँ होंगे, यहाँ होंगे या ऊपर होंगे या नीचे होंगे या एक्सट्रीम पर होंगे, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे, नेगेटिव एक्सट्रीम या उसके बीच में कहीं पर होंगे। तो आपका पोजीशन यहाँ पर, ठीक है, ये y मतलब ये होता है, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर हो तो आपकी y की वैल्यू ये है, आपकी y की वैल्यू ये है, समझ में आ रहा है। और फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर हो तो आपकी y की वैल्यू ये। अच्छा फॉर एग्जांपल अगर आप बीच में हो तो y की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो अगर बीच में होंगे तो y की वैल्यू 0 है। तो आपका ये क्या बता रहा है, ये इक्वेशन क्या बता रहा है कि आप जब वाइब्रेट कर रहे हो अलोंग y एक्सिस, ऐसे वाइब्रेट कर रहे हो, तो आप कहाँ होंगे, मीन पर होंगे, इधर एक्सट्रीम पर होंगे, या ये वाले एक्सट्रीम पे, या इन बिटवीन कोई पॉइंट पर होंगे। तो आपको y क्या बताना चाह रहा है, पहले बताओ। ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, इसको क्या बोलते हैं, y को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल। क्या बोलते हैं, जल्दी से बताओ। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल का इक्वेशन क्या है, जो या वेव का डिस्प्लेसमेंट ऑफ द हार्मोनिक वेव है, उसमें पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या है। तो आप क्या बोलोगे, y इज इक्वल टू ए यानी एम्पलीट्यूड होता है, ए यानी क्या होता है, एम्पलीट्यूड, साइन। और ये टर्म आपको ध्यान रखना है, अगर आप x दूरी पर हो, ओरिजिन से कितनी दूरी पर हो, x दूरी पर हो, ठीक है, और t टाइम पर आप बात करें तो आपका इक्वेशन बनेगा kx माइनस ओमेगा टी। अच्छा ये भी आपका एक एंगल है और ये भी आपका एक एंगल है। कैसे ये एंगल है मैं बताता हूं, k इंटू एक्स आपका एक एंगल है, x तो पता चल गया ना, एक दूरी हो गई यहां से। अच्छा k कौन होता है पता है, k का नाम है वेव नंबर, k का नाम क्या है, वेव नंबर, और इसकी वैल्यू होती है, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय लैम्डा। क्या होता है, 2 पाई बाय लैम्डा। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूं, सुनो, ये आपका वेव है ऐसे, ये आपको ऐसे वेव दिखा रहा है, तो पार्टिकल कहां पर है बच्चों, हाँ यहां है ना बीच में, पार्टिकल कहां है। अच्छा इस पोजीशन पर अगर बात करूं पार्टिकल किधर है बताओ, अगर ये वेव आपको ऐसा दिखाई दे रहा, पार्टिकल कहां है, नीचे है, इधर है, वेव ऐसा दिखाई दे रहा तो पार्टिकल वहां पहुंच चुका है। अच्छा अगर इस पोजीशन पे बात करूं तो पार्टिकल कहां है, ऊपर है। ये आपको समझ में आ रहा है, मैं इसको नंबर देता हूं 1 2 और ये इसको क्या देता हूं 3, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताना, सुनो, अगर मैं पार्टिकल नंबर 1 की बात कर रहा हूं जो कि अभी फिलहाल कहां पर है, ऊपर, कौन सी एक्सट्रीम पोजीशन पर है, इसकी वैल्यू आप डायरेक्ट बता सकते हो कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना होगा, वर्टिकल एक्सिस में, वाई एक्सिस में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ओके। अच्छा मैंने कितनी पोजीशन लिया हूं, मैंने 3 पोजीशन लिया हूं। अब देखते हैं यहां पर, वो क्या, पंखा बंद कर दूं, ये बंद कर दे पंखा। ये वैल्यू किसके बराबर है, एम्पलीट्यूड, इधर पे एम्पलीट्यूड क्या है 0, ठीक है, और यहां पर आपका हाँ नेगेटिव एम्पलीट्यूड रहेगा, -a रहेगा, बराबर है। अच्छा मैं आपको बता रहा था कि kx एक्चुअल में आपको बताएगा क्या, kx आपको बताएगा उस पॉइंट पर उस पार्टिकल का फेज, क्या बताएगा, फेज बताएगा, नहीं एंगल बताएगा, क्या बताएगा, कैसे बताएगा, जरा सोचते हैं। पार्टिकल नंबर 1 आप बता सकते हो ये x की वैल्यू कितनी होगी, इन टर्म्स ऑफ लैम्डा बताना है। ये पूरे एक वेव का लेंथ होता है लैम्डा, आधे का कितना होगा, बराबर उसके आधे का कितना होगा, लैम्डा बाय 4। तो ये x की वैल्यू कितनी है, लैम्डा बाय 4, कितनी है जल्दी से बोलो। k की जगह 2 पाई बाय लैम्डा लिखता हूं, फॉर पार्टिकल नंबर 1 x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लैम्डा बाय 4, लंगड़ा से लंगड़ा क्या हो जाएगा, कट, 2 2 जा 4, कितना हो गया, पाई बाय 2। तो इसका एंगल कितना है। अच्छा फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रहा हूं, एकदम इनिशियल बात कर रहा हूं, शुरुआत में, अभी आपको ये दिखाई दे रहा है, तो इनिशियल बात करूंगा तो आपका t की वैल्यू कितनी होगी, तो kx माइनस ओमेगा इंटू 0, ओमेगा यहां पर एंगुलर वेलोसिटी नहीं बोलेंगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, नहीं आ रही बात, क्योंकि यहां कोई चीज गोल नहीं घूम रही, समझ आ रहा है, यहां पर वाइब्रेशन चल रहा है, तो ये ओमेगा को क्या कहा जाएगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी,
हालांकि फॉर्मूला वगैरह सब सेम है, बस बोला अलग जाएगा। समझ गए? अच्छा, तो ओमेगा इंटू दिस 0 हो गया। तो आपका y का इक्वेशन जरा चेक करना बच्चों। a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये इक्वेशन है। a साइन के एक्स कितना है सॉल्व करके फॉर पार्टिकल नंबर 1, पाई बाय 2, और ये टर्म इनिशियल बोलूंगा टी कितना हो गया 0, तो इसकी कहानी पाई बाय 2 हो गया सिर्फ। अच्छा, कुछ और टाइम के बाद बात करूंगा ना, तो फिर ये कुछ आएगा और उसमें से ये एंगल क्या होगा, सबट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो पाई बाय 2 ये कितना आ गया, a साइन पाई बाय 2, मतलब साइन पाई बाय 2 कितना होता है 1, पाई बाय 2 मतलब 90 होता है, साइन 91 होता है। तो सिर्फ a आया ना, तो आपका y डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस कितना है, a तो है, देखो जरा क्या है, जल्दी से बताओ। a है ना, एम्पलीट्यूड के बराबर आ रहा है कि नहीं। a आपका y एक्सिस में मेजर किया जा रहा है, तो यही y की वैल्यू आएगी। तो y की वैल्यू आप वर्टिकल एक्सिस में यानी y एक्सिस में कितना कवर कर रहे हो, यानी मीन से कितना दूरी पर हो, ये बताएगा। ये अगर बीच में कहीं पर भी हुआ, तो जैसे फॉर एग्जांपल यहां हुआ, तो पार्टिकल यहां होगा, तो ये वैल्यू आपकी y की होगी। ये y की वैल्यू आपको बताएगा इन टर्म्स ऑफ a बाय 2 होगा, या a बाय क्या नाम है 4 होगा, या a√3/2 होगा, जो भी रहेगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, एट दिस पॉइंट अगर पार्टिकल नंबर 2 की बात करूं, x की वैल्यू बताओ पार्टिकल नंबर 2 के लिए। अरे x की वैल्यू, y की वैल्यू नहीं, y तो निकालेंगे अपन। हाँ, y की वैल्यू 0 है, ठीक है, मतलब वो कहाँ है, मीन पोजीशन पर है। तो एम्पलीट्यूड क्या है इसका, 0 है, वो तो आंसर आने वाला है। x की वैल्यू बताओ, x मतलब ओरिजिन से कितनी दूरी पर है, बराबर। तो ये पूरा लेमडा होता है ना एक वेव का, आधा वेव है, तो लेमडा बाय, तो यहां पर आपका x की वैल्यू क्या होगी, लेमडा बाय 2 फॉर पार्टिकल नंबर 2। इनिशियल सेम बात करते हैं, यहां पर अगर मैंने लेमडा बाय 4 की जगह लेमडा बाय 2 कर दिया, 2 कट हो जाएगा, लगड़ा लगड़ा कट, ओनली पाई बचेगा। ये ओनली क्या बचा है यहां पर, पाई माइनस इनिशियल बात करूं तो 0, साइन पाई कितना होता है 0, 0 इंटू ए, आंसर क्या आ गया। और आपको समझ में आ रहा है कि y एक्सिस पर इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 ही है। नहीं आ रही बात समझ में, अभी इसका फील समझ में आ रहा है इक्वेशन का। ओके, अगर पार्टिकल नंबर 3 की बात करूं तो, हाँ ऑसिलेशन ही है पूरा। कहाँ है ये, नीचे, कितना एम्पलीट्यूड है इसका। अब देखते हैं आंसर माइनस ए आता है कि नहीं। पहले बताओ इस पॉइंट पर एंगल ये कितना होगा, सॉरी एक्स कितना होगा, ये कितना होगा 3 लैम्डा बाय 4, कितना रहेगा, अरे 1 लैम्डा बाय 4, 2 लैम्डा बाय 4, 3 लैम्डा बाय 4, फिर 4 लैम्डा बाय 4, ओनली लैम्डा बचता है। लैम्डा कैसे प्लॉट करते हैं, लैम्डा बाय 4 के इसमें 0 लैम्डा बाय 4, 1 लैम्डा बाय 4, 2 लैम्डा बाय 4, 3 लैम्डा बाय 4 और 4 लैम्डा बाय 4, 4 4 कट, तो ये लैम्डा आ जाता है, इतनी वैल्यू। समझ गए, एक्स की वैल्यू हो गई 3 लैम्डा बाय 4। यहां पर अगर बच्चों 3 लैम्डा बाय 4 पुट करता हूं, तो आपका लंगड़ा लंगड़ा कट, 2 2 जा 4, ये कितना आ गया, ये 3/2 पाई। 3π/2 मतलब कौन, 270 ना, 3π/2 मतलब कितना होता है 270। चलो इधर आ जाते हैं। अब मैं यहां पर क्या पुट करता हूं, 3π/2 और ये 0, ठीक है। 3π/2, 3π/2 पता है कितना होता है, साइन -1 होता है, तो ये कितना आ गया, तो आपका नेगेटिव है आ गया। तो आपका क्या बता रहा है, ये समझ में आ गया। वाई आपका क्या बता रहा है, पार्टिकल का जो वाइब्रेट कर रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट बताता है, ठीक है, अलोंग वाई एक्सिस। तो इक्वेशन याद कर लो सभी बच्चे, y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। के कौन है, वेव नंबर, जिस विच इज इक्वल टू 2π/λ, ठीक है। ओमेगा आपको पता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, फॉर्मूला आपने पहले भी पढ़ रखा है, 2πn भी पढ़ रखा है, 2π/t भी पढ़ रखा है, मालूम है नहीं मालूम है। ये ओमेगा कौन है आपका, ऐसे ही बोल सकते हैं, दोनों फॉर्मूला याद रखेंगे। अच्छा ए कौन है बताओ, ए व्हाट इज ए, एम्पलीट्यूड, अभी बात किया अपन ने, एम्पलीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। ए सबको इक्वेशन याद हुआ कि नहीं, किधर खोया तू, हट जरा शुभम हट। सुनेंगे सभी बच्चे, इक्वेशन कितने बच्चों को याद हो गया बताओ, वाई का इक्वेशन सभी बच्चे बोलो, इंपॉर्टेंट यही है, ये याद हो गया ना अच्छे से, तो आगे y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी।
अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको इनमें साइन ये नेगेटिव दिखाई दे रहा है तो इट इज ट्रैवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एक्स है मतलब आपका एक्स डिस्टेंस यहां हो गया ना, अलोंग एक्स एक्सिस। इधर नेगेटिव साइन आ गया इन दोनों के बीच में, कौन सा साइन आ गया, नेगेटिव, तो इट इज ट्रैवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अच्छा अगर बीच में प्लस लिख दूं तो बस खत्म, ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है। ऐसे 4 इक्वेशन बना के देगा, बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव शोज दैट इट इज ट्रैवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, पॉजिटिव वाला नेगेटिव, नेगेटिव वाला भी पूछ सकता है। समझ गए ना कहानी? ओके तो आप कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ये आंसर एकदम सिंपल हो गया हमारे लिए। चलो सबसे पहले आपको क्वेश्चन क्या बोला है, डिराइव नहीं स्टेट बोला है। क्या बोला है? स्टेट मतलब आपको सिर्फ इक्वेशन लिखना है। तो स्टेट एन एक्सप्रेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव हमने लिख देना है y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। थोड़ा थियरी लिख सकते हो क्वेश्चन से ही उठा के अगर आप चाहो तो। देखो ये किसका इक्वेशन है, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव का। तो इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवलिंग अलोंग क्या बोला है, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, इज गिवन बाय, लिख देने का, खत्म। और इसके अंदर कौन सा क्या बता रहा है, डिस्क्राइब करो, ए एम्पलीट्यूड, के ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी जो है टाइम इंस्टेंट है, इंस्टेंट ऑफ टाइम, के आपका कौन है, वेव नंबर विच इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा। अच्छा इसके बाद आपको इसके मॉडिफिकेशंस बताने। तो 2 मार्क का सवाल क्या है, पहले फॉर्मूला लिखो, उसको मॉडिफाई करो, अलग अलग इसके जो एक्सप्रेशन है वो बताओ, ठीक है। तो आप देखो एक एक करके कैसे बता रहा हूं, सुनो। आप मुझे बताओ कि आपको k इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा मालूम है कि नहीं मालूम है? ऊपर वाले एक्सप्रेशन ये जो देख रहे हो k की जगह क्या लिख दो, हो गया, ये आपका एक एक्सप्रेशन हो गया, फर्स्ट एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। अच्छा आपको पता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन होता है, तो इसी एक्सप्रेशन में ये जो ऊपर आपने अभी निकाला उधर पे 2 पाई एन रख दो, ये नेक्स्ट एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। फर्दर इसके अंदर एक और किया हुआ है कि दोनों में क्या कॉमन है, 2 पाई कॉमन, हाँ कैंसिल का 2 पाई सेम है तो बाहर निकाल दोगे, ये आपका नेक्स्ट एक्सप्रेशन हो गया। तो ये वाला नहीं, क्योंकि इसके अंदर एक कॉमन निकल रहा है, तो ये आपका नेक्स्ट एक्सप्रेशन हो गया। समझ रहे हो? k इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा रखा, एक एक्सप्रेशन हो गया। फिर उसी में ओमेगा की जगह 2 पाई एन रख के 2 पाई कॉमन ले लो, नेक्स्ट एक्सप्रेशन हो गया। अच्छा अब आगे सुनो, और क्या कर सकते हैं मालूम है, इसके अंदर ना लंगड़ा कांस्टेंट ले लो, कॉमन ले लो, कॉमन, सॉरी, लंगड़े को क्या करो, कॉमन। कैसे कॉमन लेंगे भाई, है नहीं, ये अपॉन वाला लैम्डा निकाल दो, इधर बचेगा क्या, x। अच्छा अगर मैंने इधर से लैम्डा नीचे से जबरदस्ती लिया हुआ है तो ऊपर लिखना पड़ेगा ना मुझे, लैम्डा से क्या करना पड़ेगा मुझे, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब एक बात सुनो, आपको पता है एन लैम्डा किसका फॉर्मूला है, एन लैम्डा किसका फॉर्मूला है, एन इंटू लैम्डा। एन से यहां पर किसका नाम आता है, मैंने कुछ ऐसा बताया रहूंगा, वेलोसिटी ऑफ, हाँ निहाल लंगड़ा। तो v का फॉर्मूला था, वेलोसिटी ऑफ द वेव, किसका फॉर्मूला होता है, ए, क्या वेलोसिटी ऑफ द वेव का क्या फॉर्मूला है, अरे एन की बेटी कहां से आई रे, अबे निहाल लंगड़ा है, एन लैम्डा। ए सुनो, एन लैम्डा की जगह क्या लिख सकता हूं, v, क्या लिख सकता हूं, ये नेक्स्ट एक्सप्रेशन हो गया। नहीं समझे बात को, अच्छा यहां पर टी वाला एक बताया, ओके। ए स्मॉल एन की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, नहीं स्मॉल एन की जगह पर सिर्फ 1/t, तो यहां पर आप ए सुनना, एन की जगह पर 1/T लिख दिया, तो ये एक एक्सप्रेशन हो गया। अच्छा ये वाला एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है, हाँ ध्यान रखिएगा जरा, ये वाला एक्सप्रेशन हम लोग ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स वगैरह में डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 पाई एक्स बाय लैम्डा माइनस टी बाय कैपिटल टी। अच्छा इसके क्वेश्चन ना बहुत सिंपल सिंपल बनते हैं, सुनो, आपको एक इक्वेशन दे देगा, बोलेगा कि y इज इक्वल टू फाई साइन, ठीक है, 2 पाई, और यहां पर बोलेगा x बाय क्या नाम है 200 है, या एक मिनट सॉरी 0.02 है, या t बाय कैपिटल T 0.1 है, ऐसे करके कुछ दे देगा। और ये बोलेगा कि आप SI में कर रहे हो, मतलब y जो है ना ये मीटर में आ रहा है, मतलब सारी क्वांटिटीज SI में। अच्छा अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं तो x के नीचे कौन होता है, लैम्डा होता है, तो लैम्डा कितना हो गया 0.02, नहीं समझे बात को।
ओके अच्छा, टी के नीचे कौन होता है? कैपिटल टी। तो टी कितना हो गया? 0.1। तो आपका लैम्डा हो गया 0.02 मीटर, क्योंकि लेंथ मीटर आएगा, टाइम 0.1 सेकेंड। आया समझ में? और एम्पलीट्यूड पूछेगा तो 5 मीटर। आई होप समझ में आ रहा है। यूनिट कहां से लिख रहा हूं मैं? आपको ये इक्वेशन के बाहर दे देगा कि आप एसआई में बात करो, क्या बात कर रहे हो। समझ आ रहा है? तो अब y अगर मीटर में, तो जितने भी लेंथ वाली क्वांटिटी मीटर में आएगी, और टाइम तो वैसे भी सेकंड में ही चलता है। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? तो ये एक्सप्रेशन याद रखिएगा, ये वाला इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट। अच्छा, इधर पे क्या कॉमन ले रहा हूं मैं? लैम्डा को निकाल ले रहा हूं बाहर, जैसा पहले बता चुका हूं मैं। क्या हो जाएगा? 2 पाई बाय, इधर क्या आ जाएगा? x, इधर क्या आ जाएगा? लैम्डा बाय कैपिटल टी, है ना? कैपिटल टी छोड़ो, इसको n लिख देता हूं, n लैम्डा। n लैम्डा की जगह क्या आ जाएगा? v। तो x माइनस वी टी आ जाएगा। ये सारे एक्सप्रेशन समझ में आए? पहला एक्सप्रेशन बोलो इसके अंदर जल्दी फटाफट। जितना एक्सप्रेशन अच्छे से याद रहेगा, आगे की कहानी उतनी आसान रहेगी आपके लिए। बोलो। y इज इक्वल टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। के की जगह क्या रखूं? तो एक एक्सप्रेशन हो गया। ओमेगा की जगह क्या रखूं? 2 पाई एन। नेक्स्ट एक्सप्रेशन हो गया। अच्छा, और 2 पाई अगर कॉमन लेते हैं तो फिर नेक्स्ट एक्सप्रेशन आपका बन जा रहा है। उसके बाद एन की जगह 1 बाई टी रख सकते हो, तो नेक्स्ट एक्सप्रेशन बन गया। अच्छा, इधर पे लैम्डा कॉमन लेते हो, समझ में आ रहा है? तो वहां पर आपका लैम्डा इंटू एन या लैम्डा बाई टी, उसकी जगह क्या लिख सकते हो? वी। तो आपका नेक्स्ट एक्सप्रेशन बन गया ए साइन 2 पाई बाय लैम्डा ब्रैकेट एक्स माइनस वी टी। ये लास्ट एक्सप्रेशन बन गया। समझ आ गया? तो ये पूरे एक्सप्रेशंस है। आपको एग्जाम में कोई भी कैसा भी एक्सप्रेशन किसके साथ कंपेयर करने के लिए दे सकता है। जैसे मैंने एक बताया ना आपको, एक्स बाय लैम्डा माइनस टी बाई टी वाला, तो ऐसा इक्वेशन देगा और इससे कंपेयर करके वैल्यूज निकाल लेना डायरेक्ट। समझ गए? चलो, अच्छा ये एक फॉर्मूला भी देख लो। इस पे जो है ना आपको बेसिकली इन दोनों का रिलेशन है, वी और ओमेगा का रिलेशन है यहाँ पर। किसके साथ में? वेव नंबर के इसमें। स्टेट द रिलेशन बिटवीन वेव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द वेव यानी वी, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा, और वेव नंबर यानी कौन? के। तो इन तीनों का रिलेशन क्या होगा? आ जाओ चेक करते हैं। वैसे तो ये है, न्यूमेरिकल आ सकता है इसके ऊपर 2 मार्क के लिए इस फॉर्मूले पे। मैं खैर आपको रिलेशन बना के बताता हूं। पहले बताओ मुझे, क्या के का फॉर्मूला आपको पता है? 2 पाई बाय लैम्डा। इतनी बात मालूम है ना? अच्छा, और बताओ। 2 पाई एन कर सकते हो, चलो ये मालूम है सबको। आप चाहें तो दोनों को डिवाइड कर लो। क्या कर लो? डिवाइड, या सब्सटीट्यूट भी कर सकते हो, लेकिन सब्सटीट्यूट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर एक जबरदस्ती स्टेप करना पड़ेगा। ये देखो, अगर मैं चाहता हूं यहाँ पर ओमेगा आए, तो 2 पाई तो है, किस चीज की कमी है? एन की कमी है। तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड बाय क्या कर सकते हो? एन कर सकते हो। सही बात है? अच्छा बताओ, 2 पाई एन कौन होता है? तो इसकी जगह आ गया ओमेगा। अच्छा, एन लैम्डा कौन होता है? वी को यहां पर, इसको यहां पर, वी इज इक्वल टू क्या आ गया? बोलो, ये रिलेशन समझ में आया कि नहीं? तो ये सिर्फ 1 मार्क के लिए पूछा गया आपको। तो फॉर्मूले वाले भी 1 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं आपके। एक क्वेश्चन रहता है जो सिर्फ, जिसमें सिर्फ फॉर्मूला पूछेगा आपको कोई भी चैप्टर से। तो जब वो वाला क्वेश्चन कैसे कवर हो जाता है? जब सारे चैप्टर के आप न्यूमेरिकल करते हो तो फॉर्मूला तो कवर हो ही जाता है। तो अलग से उसको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं, बस हर एक चैप्टर में फॉर्मूला अच्छे से करते जाओ। एक आध मार्क का क्वेश्चन आपका। ये समझ में आया ये फॉर्मूला क्या रिलेशन है भाई? v इज इक्वल टू क्या बोलोगे? ओमेगा बाई के। कौन है ओमेगा बाके? अच्छा नेक्स्ट। अच्छा देखो, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है अगर आप देखोगे तो। मेरे ख्याल से ये कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या बोला उसने? स्टेट एन इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवलिंग इन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। आपको इक्वेशन याद है ना? नेगेटिव बोलेगा तो उसमें क्या कर दोगे? पूरा सेम रखोगे बस। यहां पर कितना 1 मार्क के लिए भी सवाल बहुत आसान है। यस। अच्छा, अभी कैन यू टेल, ये सब तो बेकार है। हाँ, ये देख लो एक बार, ये टेक्स्ट बुक का ही एक क्वेश्चन है। 1 मार्क के लिए ये भी जो है ना आपका बन सकता है क्वेश्चन।
वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, एक वेव को ऐसे दिखाया गया है ना, गिवन दैट कांस्टेंट ए बी सी, आपका ए बी सी कौन है, कांस्टेंट है, पॉजिटिव कांस्टेंट है। कैन यू टेल इन द डायरेक्शन द वेव इज मूविंग, बता सकते हो कि कौन से डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, खत्म, क्योंकि यहां पर क्या है, तो इट इज ट्रेवलिंग इन, खत्म हो गया, देखो मूविंग इन द डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस, खत्म हो गया, यस है ना। तो ये सब क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको छोड़ो मत, बहुत इजी है, आएगा तो आप बहुत आसानी से मार्क्स कमा सकते हो उसको। ये दोबारा आ गया है पेज। अच्छा, अब ये सब तो छोटे मोटे सवाल थे, इक्वेशन याद हो चुका है। अब हम लोग को ना एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अब इसमें से ना आपको एक्चुअल में 4 आंसर प्रिपेयर कर रहे हैं, और ये 3-3 मार्क्स के, कितने मार्क्स के, 3-3 मार्क्स के, और एग्जाम में आपको ये पूछा है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फ्रॉम डेंसर मीडियम, समझ में आ रहा है, फ्रॉम रेयर मीडियम, ऐसे करके आपको क्वेश्चन पूछा गया। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग बात करेंगे, ये देखो ये वाला क्वेश्चन, रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव फ्रॉम डेंसर मीडियम। हम लोग 2 वेव की बात करेंगे, एक ट्रांसवर्स और एक लॉन्जिट्यूडनल। तो ट्रांसवर्स का डेंसर से रिफ्लेक्ट करके आएगा तो क्या होगा, ये कहानी डिस्कस करनी है। ट्रांसवर्स का रेयर मीडियम से टकरा कर आएगा तो क्या कहानी घटेगी, वो बात करनी है। फिर ऐसे ही दूसरा कौन है, लॉन्जिट्यूडनल वेव, जो कि हमारा साउंड वेव ही एक क्या है। तो लॉन्जिट्यूडनल वेव अगर डेंसर से टकरा के आएगा तो क्या कहानी होगी, रेयर से टकरा के आएगा तब क्या कहानी होगी, समझ में आ रहा है। तो कितनी कहानी डिस्कस करनी है, 4 में से आपको कितना आ सकता है, एक क्वेश्चन आपको आ सकता है 3 मार्क के लिए, समझ में आ रहा है, टोटल 3 मार्क। अब सुनो, डायग्राम देखते जाओ बस, और इसमें आप, हमने क्या करना है, एक आपके पास एक रिजिड वॉल है, उसमें आपने क्या कर दिया, एक रस्सी को खीला लगा के रस्सी लगा दिया, हाँ, और ये आपके पास स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग में आपने एक वेव क्रिएट किया, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, हल्का सा जर्क देके, ठीक है। तो आपको मालूम है ये ऐसे जाएगा, नहीं, जैसे ही आप एक ऐसा वेव क्रिएट करोगे तो आपका ऐसे ट्रैवल करते हुए आगे जाएगा, नहीं, रस्सी है क्या अपने पास, पता चला ये सब नीचे नहीं आ जाए। एक रस्सी लेना, ऐसे दीवार पे लगाना, और उसके बाद एक ऐसे झटका देना, समझ में आ रहा है। वीडियो नहीं, अभी अपने पास टाइम पास हो जाएगा फालतू। ये इधर सुनो, ये गया, अब ये करता क्या है मालूम है, जब ये वेव आगे बढ़ रहा है तो ये आगे वाला जो पार्टिकल है ना, ये जैसे ही आगे बढ़े तो इसको उठाने की कोशिश करता है, क्या करता है ये, तो बेसिकली ये ऐसा क्यों जा रहा है, ये वेव अभी थोड़ी देर के बाद आप देखोगे ये वेव ऐसा दिखाई देगा आपको, क्यों, क्योंकि यहां वाले पार्टिकल को क्या कर देगा, ये उठा देगा। थोड़ी देर के बाद आपको ये वेव ऐसा दिखाई देगा, आगे बढ़ते चले जाएगा ना, तो यहां वाला पार्टिकल कहां जा रहा है, ऊपर। तो बेसिकली क्या कर रहा है, ये जो वेव जब आगे जा रहा है, सुनो बात को, क्या वो समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये वेव जैसे ही आगे बढ़ता है आगे वाले पार्टिकल को ऊपर उठाते जा रहा है, तो ये ऐसा दिखाई देगा आपको वेव। ये वाला पार्टिकल कहां पहुंच चुका है अभी, यहां, ठीक है। थोड़ी देर के बाद ये ऐसा दिखाई देगा, ये वाला पार्टिकल यहां पहुंच जाएगा ऐसे। तो जैसे ही फॉर एग्जांपल ये यहां पहुंचेगा, लास्ट पॉइंट पे बात कर रहा हूं, ये वाला पॉइंट कैसा है, एकदम रिजिड है, वो मूव नहीं हो सकता है ना, बोलो। तो ये क्या करता है, वेव पूरी ताकत लगाता है ऊपर की तरफ, फोर्स लगाता है, कहां पर, ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है। लेकिन वो क्योंकि रिजिड है तो एक्शन का रिएक्शन होता है। एक्शन का क्या होता है, अब आपने फोर्स लगाया ऐसे, लेकिन क्योंकि वो हिल नहीं रहा है पॉइंट, वो रिजिड है, तो वो क्या करेगा, उस पर रिएक्शन फोर्स लगाएगा, और ये वाला जब इस पर रिएक्शन फोर्स लगाएगा तो ये वेव ऐसा पलट के जाएगा। नहीं आ रही बात समझ में, ये जैसे यहां पहुंचा तो इसने फोर्स लगा ऊपर, लेकिन वो हिला ही नहीं, तो जिसकी वजह से रिएक्शन फोर्स इस पे लगा, ठीक है, और ये पलट गया, मतलब ये जो वेव ऐसा था, अब वो वेव जब पलट के आएगा तो ऐसे आ रहा है, देखो। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रेस्ट बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, आपको पता है ये कौन सा वेव है, ट्रांसवर्स या लॉन्जिट्यूडनल, ट्रांसवर्स। कितने लोगों को ट्रांसवर्स समझ आता है क्या है। अच्छा, वेव कहां ट्रेवल कर रहा है, इधर। पार्टिकल कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं, है ना, अपनी जगह पर। पार्टिकल वाइब्रेशन कैसे चल रहा है, ऐसे, और वेव कहां जा रहा है, ऐसे। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, समझ में आ रहा है। तो जब डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, तो इसको ट्रांसवर्स कहते हैं। क्या बोला, सुनो, 2 चीज है, 2,
डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, और दूसरा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। ये दोनों कैसे हैं? वेव यहां जा रहा है और पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। देखो परपेंडिकुलर आप ऐसे लिखते हो ना, तो इसका ये जो टी देख रहे हो, इसको अगर उल्टा कर दिया तो टी बन जाता है ट्रांसवर्स, याद रखने का। समझ में आ रहा है? क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर रहा तो सिंबल क्या लिखते हैं परपेंडिकुलर का? उल्टा टी, तो उसको सीधा कर दिया तो ट्रांसवर्स आ जाएगा। याद रहेगा नहीं याद रहेगा? ट्रांसवर्स वेव कौन सा वेव है? कौन सा वेव है जिसमें दो लोग एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं? कौन है वो दो लोग? डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, और दूसरा डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। मतलब वेव कहां प्रोपोगेट कर रहा है, कहां ट्रेवल कर रहा है, और पार्टिकल कहां वाइब्रेट कर रहा है। समझ गए? अच्छा, तो हम लोग बात कर रहे थे ट्रांसवर्स वेव की। अगर ट्रांसवर्स वेव आपने कहां भेजा, एक रिजिड बॉडी को लगा हुआ है, समझ में आ रहा है? या मैं ऐसे बोलूं कि ये मेरे लिए कैसा हो जाएगा, एक डेंसर मीडियम हो जाएगा। कैसा हो जाएगा ये? रिजिड सपोर्ट। तो आपका क्रेस्ट कैसे रिफ्लेक्ट करेगा? ट्रफ। क्रेस्ट को भेजूंगा तो ट्रफ बन के वापस आएगा। अच्छा, ट्रफ को भेजूंगा तो बराबर। तो अगर मैंने वेव ऐसा भेजा, ये वाला भेजा, तो ये ऐसा बन के आएगा, तो उल्टा हो जाता है। यानी फेस कितना चेंज हो जाता है? क्रेस्ट से ट्रफ बनना मतलब 180 में चेंज हो, उल्टा कर देना। क्या कर देना? उल्टा कर देना। क्रेस्ट का ट्रफ कर देना यानी उल्टा कर देना, यानी फेस कितना डिग्री चेंज कर देना? 180, 180 पाए। तो फेस चेंज कितना होगा बताओ? पाए। ठीक है, ये सब एमसीक्यू वगैरह में भी आ सकता है। हाँ, अच्छा, इधर क्या बोला है? ट्रांसवर्स वेव फ्रॉम अ रेरर मीडियम। अब रेरर के लिए क्या बात करेंगे, सुनो। हम लोग एक रॉड लेंगे, यहां पर क्या करेंगे जल्दी से बताओ? रॉड लेंगे और उसमें एक रिंग लटका देंगे, जैसे दिख रहा है रिंग। अब ये रिंग कैसा है? इसमें मूव कर सकता है इजीली। क्या हो सकता है? मूव कर सकता है। तो हम लोग यहां पर ये वाले मीडियम को क्या ले रहे हैं? रेरर। क्या ले रहे हैं? रेरर। अब मेरे लिए स्ट्रिंग क्या हो जाएगा? डेंसर। और जैसे मैं दीवार वाला बता रहा था आपको, फिक्स सपोर्ट, तो वो कैसा हो जाएगा मेरे लिए? डेंसर। और आपका स्ट्रिंग रेरर हो जाएगा। नहीं समझा? स्ट्रिंग और वॉल वाला केस लोगे तो वॉल आपका डेंसर है और स्ट्रिंग आपका क्या हो जाएगा? रेरर। और जब आप स्ट्रिंग और एक रॉड के ऊपर आपने रिंग लगा रखा है जो कि मूव हो सकता है, क्या हो सकता है? मूव हो सकता है, तो फिर ये कौन हो जाएगा आपका? रेरर। और ये क्या हो जाएगा? डेंसर। तो रिफ्लेक्शन फ्रॉम रेरर बात कर रहा हूं। अच्छा, अब क्या होगा? सुनो सुनो बच्चों, आपने वेव भेजा, ओके, ऐसे जा रहा है। आपको मालूम है कि जब ये यहां पहुंचेगा, जब ये यहां पहुंचेगा तो ये क्या करेगा? उसको ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। अब क्योंकि ये मूवेबल है, ये उठ जाएगा। उठेगा या नहीं उठेगा? तो ये उठेगा और ये कहां तक जाएगा? अपना मैक्सिमम पोजीशन यहां तक जाएगा और उसके बाद वापस पलटेगा। मतलब ये कौन सा फोर्स नहीं लगा रहा है इसके ऊपर? रिएक्शन फोर्स नहीं लगा रहा, क्योंकि उठ जा रहा है वो। ये आता है, बोलता है उठ, तो वो उठ जाता है। समझ में आ रहा है? और उसके बाद फिर धीमे से नीचे आता है, तो जब वापस रिटर्न आता है, क्योंकि ये उठ जा रहा है, कोई रिएक्शन फोर्स नहीं लगा रहा है, तो वेव वैसे ही पलटेगा जैसा आया था। ये देखो, तो जैसा आया था वैसे ही क्या हो जाएगा? तो रेरर से अगर रिफ्लेक्ट होता है ट्रांसवर्स वेव, तो उसके अंदर आप क्या देख रहे हो? क्या चेंज हो रहा है? जैसा आया था वैसे ही चला गया। डेंसर से रिफ्लेक्ट होगा तो आउट ऑफ फेस चला जाएगा, 180 डिग्री फेस चेंज हो जाएगा। हाँ, क्रेस्ट का ट्रफ बन जाता है और ट्रफ का, अच्छा, रेरर से टकराएगा तो जैसा आया था वैसे ही जाएगा। क्रेस्ट आया तो क्रेस्ट जाएगा, ट्रफ आएगा तो ट्रफ जाएगा। खत्म, बस यही समझना था इसके। अब बस इसकी थियरी लिखना है आपको। ये कहानी समझ में आ गई, बस थियरी लिखना है। आ जाओ, थोड़ा दोनों का थियरी रीड कर देता हूं। ये दोनों आंसर प्रिपेयर करना है आपको। हाँ, इसके अलावा दो आंसर अभी लॉन्जिट्यूडनल का बताऊंगा। इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे चारों आंसर को। ये चारों में से कोई एक आपको आ सकता है 3 मार्क के लिए। चलो,
सुनो, कुछ नहीं है इसके अंदर, अपने ओन वर्ड में लिख सकते हो बच्चों आप इसको। कंसीडर करना है कुछ चीजें और आपको मेन पॉइंट समझ में आना चाहिए किसमें क्या डिस्कस करना है। सुनो, कंसीडर किया पहला वाला, कौन सा बात कर रहा हूं, ट्रांसवर्स वेव फ्रॉम डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम में क्या लेना है आपको, एक वॉल कंसीडर कर सकते हो आप। चलो, कंसीडर अ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग ले लिया, इसका नाम दे दिया ए बी। स्ट्रिंग ए बी इज फिक्स्ड टू अ रिजिड सपोर्ट, कहां फिक्स कर दिया इसको, एक रिजिड सपोर्ट, लेट अस से वॉल, कोई वॉल है हमारे पास। एंड द अदर एंड ए इज फ्री, दूसरा एंड जो है आपके हाथ में है ये फ्री है, ये आप इसको वाइब्रेट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक जर्क, एक हल्का झटका देना है आपको, जर्क, ठीक है। जर्क, जर्क समझ में आ रहा है क्या है, एक हल्का झटका आपको देना है। जर्क इज प्रोवाइडेड टू फ्री एंड, कहां पर, फ्री एंड ऑफ द स्ट्रिंग, क्रैश जनरेट होगा, क्या जनरेट होगा, क्रैश इज जनरेटेड इन द स्ट्रिंग, तो क्रैश जनरेट हुआ, ये जा रहा है, ठीक है। दूसरा, फॉर द वेव पल्स ट्रैवलिंग ऑन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इज रेरर मीडियम, स्ट्रिंग कौन है, रेरर मीडियम है, और आपका रिजिड सपोर्ट कौन है, डेंसर मीडियम, ये भी पहले ही बता दिया मैंने आपको। अच्छा, इधर आ जाओ। When crest moves along the string towards B, जब crest B की तरफ बढ़ रहा है, it pulls the particle of the string in upward direction, ये ऊपर उठाता चला जाता है ना। अच्छा, similarly when the crest reaches B, जब B पॉइंट पर पहुंचेगा तो ये B पॉइंट को भी क्या करेगा, ऊपर खींचेगा, लेकिन वो कैसा है, फिक्स्ड है, तो वो क्या करेगा, इस पर रिएक्शन फोर्स लगा देगा। ओके, एट रिजिड सपोर्ट इट ट्राइज टू पुल पॉइंट B अपवर्ड, ये B को ऊपर करने की कोशिश करता है, लेकिन बट बीइंग अ रिजिड सपोर्ट बी रिमेन्स एट रेस्ट, क्योंकि बी पॉइंट कैसा है आपका, एकदम रिजिड है, ये अपनी जगह से हिल नहीं सकता है। एंड एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन इज प्रोड्यूस्ड ऑन द स्ट्रिंग अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, जिसकी वजह से जो ऊपर वाला पार्ट था वो क्या हो जाता है, पलट जाता है। द स्ट्रिंग इज पुल डाउनवर्ड, स्ट्रिंग को कहां खींच जाता है वो, अपोजिट रिएक्शन फोर्स से नीचे की तरफ, इसलिए क्रैश किस में कन्वर्ट हो जाता है, ट्रफ में कन्वर्ट। दस क्रैश गेट्स रिफ्लेक्टेड एज ट्रफ, और ट्रफ भेजोगे तो रिफ्लेक्टेड एज क्रेस्ट। कहानी समझ में आ गई, हमने भेजा था क्रेस्ट तो वो क्या बन के आएगा, ट्रफ, और अगर ट्रफ भेजूंगा तो, पॉइंट समझ में आ रहा है एकदम। जब भी ऐसा उल्टा होगा तो फेस चेंज कितने का होगा, 180 का होगा, ये बात ध्यान रखना। इट कैन बी कंक्लूडेड दैट, हम लोग कंक्लूजन क्या कर रहे हैं, व्हेन ट्रांसवर्स वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम रिजिड सपोर्ट, जब कोई ट्रांसवर्स वेव रिजिड सपोर्ट से रिफ्लेक्ट होती है तो क्रेस्ट ट्रफ बन के लौटेगा, और ट्रफ क्रेस्ट बन के लौटेगा, और फेस चेंज कितने का होगा, 180 का होगा। फ्रॉम डेंसर मीडियम क्रेस्ट इज रिफ्लेक्टेड एज ट्रफ एंड ट्रफ इज रिफ्लेक्टेड एज क्रेस्ट, और देखो एज देयर इज अ फेस डिफरेंस ऑफ पाई रेडियन, चेंज हुआ है ना, तो फेस चेंज कितने का होगा बिटवीन, इतना शॉर्ट में भी लिख दिया ना, देयर इज अ फेस डिफरेंस ऑफ पाई रेडियन, बस खत्म हो गया ये पॉइंट। अंडरस्टूड, क्यों हो रहा है आपको मालूम है कि भाई अपोजिट हो जा रहा है, क्रेस्ट का ट्रफ, ट्रफ का क्रेस्ट हो जा रहा है, आंसर खत्म। आसान है ना कि डिफिकल्ट है, प्रोसेस समझ लोगे तो पॉइंट लिखना बहुत आसान रहेगा आपके लिए। अच्छा, ट्रांसफर्स फ्रॉम रेरर, पहले सोचो कि सिचुएशन क्या थी, स्ट्रिंग है और आपके पास यहां पर अगर रेरर से बोलेगा तो आपको क्या करना है, एक रॉड के ऊपर रिंग लगा देना है, दीवार से नहीं लगाना है, रिजिड सपोर्ट नहीं रहेगा, जिसमें रिंग क्या कर सकती है, अप एंड डाउन मूव कर सके। तो अब मेरे लिए ये बी पॉइंट क्या हो जाएगा, कहां पर है, रेरर में, और स्ट्रिंग मेरे लिए क्या हो जाएगा, डेंसर हो जाएगा। समझ गए, ओके। तो पॉइंट अभी समझ लीजिए, ए बी कंसीडर कर लो, आंसर याद करो तो बहुत सारे कॉमन पॉइंट भी हो जाएंगे। हाँ, जैसे ए बी स्ट्रिंग है, ठीक है, क्या नाम है, हाँ बी याद रखना, यहां पर क्या बोलेंगे, अटैच टू रिंग, रिंग को लगाया गया है। कैन स्लाइड इजीली ऑन अ वर्टिकल मेटल विदाउट फ्रिक्शन, बिना फ्रिक्शन के, फ्रिक्शन नहीं लेना आपको। अच्छा, जर्क इज प्रोवाइडेड एट ए, जैसा पहले पॉइंट बात कर रहे थे, ठीक है। क्रेस्ट इज जनरेटेड इन द, ये तो कॉमन पॉइंट हो गया ना, बोलो। तो आप जब याद करोगे तो बहुत सारे कॉमन पॉइंट भी हो जाएंगे आपके। अच्छा, वेव पल्स ट्रैवलिंग ऑन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इज डेंसर मीडियम वाइल, अच्छा स्ट्रिंग कौन हो जाएगा यहाँ पर, ये वाले केस में डेंसर हो जाएगा, और मेरा जो रिजिड सपोर्ट जो रिंग लगा हुआ है वो कौन हो जाएगा, एंड बी अटैच टू दी स्लाइडिंग रिंग इज एट इंटरफेस ऑफ रेरर मीडियम एज इट कैन मूव फ्रीली, क्योंकि ये मूव कर सकता है, तो ये कौन है, रेरर मीडियम। व्हेन क्रेस्ट रीचेस बी, आपको मालूम है कहानी, ये क्या करेगा, उसको पुल करेगा, और वो पुल हो भी जाएगा क्योंकि वो फ्री है, ठीक है। इट पुल्स रिंग अपवर्ड एंड कॉजेस द रिंग टू मूव अपवर्ड, तो रिंग कहां चले जाएगा, ऊपर की तरफ, फिर वापस किधर आएगा, नीचे। तो ऐसे केस में क्या होगा, वेव इज सीन टू गेट रिफ्लेक्टेड बैक एज क्रेस्ट एंड नो फेस चेंज अकर्स। तो यहाँ पर फेस डिफरेंस कितना होगा, अगर फेस चेंज की बात करूं,
जीरो। क्रेस्ट, क्रेस्ट में रिफ्लेक्ट हुआ है, ट्रफ भेजोगे ट्रफ में रिफ्लेक्ट होगा, फेस चेंज कितने का होगा? जीरो का होगा। चेंज नहीं होगा तो फेस चेंज विल बी जीरो। आई होप समझ में आ गया। खत्म। अच्छा ये वाला भी अपन बाद में एक्सप्लेन करते हैं, ये एक और आंसर है, ठीक है। दो स्ट्रिंग कनेक्ट करते हैं अपन, ये वाला भी बात करेंगे। पहले इधर आ जाओ अपना, ये चार आंसर जो मैंने बोला ना उसको आपको बहुत अच्छे से करना है। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स का, ट्रांसवर्स के दो आंसर, लॉन्जिट्यूडनल के। क्या बोला है? अच्छा क्वेश्चन सेम ही लग रहा है आपको? क्या डिफरेंस है इसमें पहले वाले और इसमें? लॉन्जिट्यूडनल, ट्रांसवर्स की जगह कौन है? अच्छा आ जाओ पहले लॉन्जिट्यूडनल समझ लो क्या होता है लॉन्जिट्यूडनल वेव। ए लॉन्जिट्यूडनल वेव क्या होता है? अभी मैंने साउंड वाला एग्जांपल बताया था आपको, एयर मीडियम लेके, या स्प्रिंग वाला एग्जांपल बताया था, याद है? स्प्रिंग वाला, इसमें वाइब्रेशन ऐसे चलेगा। ये वाइब्रेशन कैसे चलेगा? समझ आ रहा है? तो वाइब्रेशन ऐसे हो रहा है। वाइब्रेशन कहाँ हो रहा है? ए लॉन्जिट्यूडनल में वाइब्रेशन कहाँ होता है? अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग वाई एक्सिस? ए सुनो, तो लॉन्जिट्यूडनल में क्या होता है? वाइब्रेशन ऐसे चलेगा, तो वाइब्रेशन अलोंग एक्स एक्सिस हो रहा है। वाइब्रेशन कहाँ हो रहा है? और जब आप एक हल्का सा जर्क इसमें दोगे तो वाइब्रेशन ऐसे 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 करते, वेव भी कहाँ पड़ रहा है? यहाँ पर। तो वेव यहाँ जा रहा है, वाइब्रेशन भी इधर ही हो रहा है। दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया? तो हाँ पैरेलल। क्या बोलेंगे? दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया तो पैरेलल हो गया। तो आप सुनो, अगर वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल ऐसे चल रहा है और वेव भी कहां ट्रेवल कर रहा है? इधर ही, सेम डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? पैरेलल। पैरेलल if the direction of vibration of particle and direction of propagation of the wave are parallel। तो पैरेलल को ऐसे सिंबल देते हैं ना, समझ में आ रहा है? तो ये L से आप लिख दोगे लॉन्जिट्यूडनल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ऐसे याद रखो। परपेंडिकुलर में क्या बताया था मैंने? T बताया था। ट्रांसवर्स, पैरेलल दो लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे, तो लॉन्जिट्यूडनल। खत्म हो गई बात। हाँ, तो लॉन्जिट्यूडनल क्या होता है ये समझ में आ गया सबको? अच्छा आप सुनो, मैं फिलहाल अभी साउंड वेव ले रहा हूं, एक लॉन्जिट्यूडनल वेव। कौन सा ले रहा हूं? साउंड वेव। तो यहां पर आपका वेव कैसे होगा, इसको कैसे बताते हैं, सुनो। ये सुनो, ये वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? कौन बताएगा? इसको क्या कहते हैं? कंप्रेशन। इसको ऐसे बोलते हैं। तो जिस तरीके से ट्रांसवर्स के दो हिस्से होते हैं, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, वैसे इसके भी होते हैं कंप्रेशन रेरफेक्शन, कंप्रेशन रेरफेक्शन, कंप्रेशन रेरफेक्शन। तो अगर आप कोई जैसे एयर मीडियम में जैसे मैं कुछ बोल रहा हूं तो ये डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है जो आपकी तरफ पहुंच रहा है। तो एयर मीडियम कैसे वाइब्रेट होता है? ऐसे, ठीक है, ऐसे वेव में कन्वर्ट हो जाए, कहीं पर कंप्रेशन, कहीं रेरफेक्शन, कहीं कंप्रेशन, कहीं, और ये कंटिन्यूअसली ऐसे वाइब्रेट करते करते आगे डिस्टर्बेंस बढ़ता चला जाता है। अच्छा आप सुनो, ये देख रहे हो, इकड़े बगाईसा। आप सुनिए, ये आपके पास वॉल लिया है, मतलब कौन है? एक रिजिड सपोर्ट है। रिजिड है मतलब ये कौन सा मीडियम हो जाएगा? डेंसर। और ये कौन सा हो जाएगा? रेरर। तो लॉन्जिट्यूडनल वेव इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेरर टू डेंसर, और डेंसर से रिफ्लेक्शन की बात चल रही है। अच्छा आप सुनो, ये कौन सा हिस्सा है? ये रेरफेक्शन, मतलब डिस्टर्बेंस आया, रेरफेक्शन, देन कौन आया? तो यहां पर कौन पहुंचा वॉल के पास? कंप्रेशन। अच्छा कंप्रेशन मतलब कंप्रेस हुआ है यहां पर, और ये वाली दीवार कैसी? एकदम रिजिड है। अगर ये एक्सपांड करना चाहता है तो क्या ये दीवार दबेगी? क्या नहीं दबेगी? दबेगी? बोलो, नहीं दबेगी। तो मतलब अगर ये कैसा होता है? रेरर होता, तो ये जब कंप्रेशन यहां पहुंचा ना तो ये क्या कर देता? उसको ऐसे दबा देता। तो ये कंप्रेशन जब रिफ्लेक्ट होता तो कैसे रिफ्लेक्ट होता? उल्टा होता। लेकिन क्योंकि ये कैसा है? रिजिड है, तो आपका जैसे कंप्रेशन आया है तो ये क्या होगा? कंप्रेशन के तौर पर ही क्या होने वाला है? रिफ्लेक्ट होने वाला है। कंप्रेशन की तरह ही क्या होगा? रिफ्लेक्ट। अच्छा ये बताओ, डेंसर वाला ट्रांसवर्स में डेंसर वाले के साथ क्या कहानी होती थी? उल्टा होता था। लेकिन यहां पर जब लॉन्जिट्यूडनल डेंसर की तरफ पहुंचेगा तो कंप्रेशन का कंप्रेशन ही है, रेरफेक्शन पहुंचेगा तो रेरफेक्शन है। मतलब डेंसर से यहां पर कोई चेंज नहीं होता है,
वहां पर डेंसर में उल्टा होता था, ट्रांसवर्स में, यहां पर डेंसर में कोई चेंज नहीं होगा। वहां पर रैरर में कोई चेंज नहीं होता था, यहां पर अगर रैरर मीडियम रहा तो चेंज हो जाएगा। आई बात समझ में? अच्छा, तो उल्टा अगर आप ऐसे कंपैरिजन में एक टेबल बना के दे दूंगा जिसमें पूरा कंक्लूजन हो जाएगा, ठीक है, तो आप वो टेबल देखकर भी पॉइंट लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट ये वाला देख लो। अच्छा, ये वाला मीडियम अब कैसा है? दीवार, ये दीवार नहीं है, कोई मीडियम है जो कि कैसा है, मतलब कंप्रेस हो सकता है। वो क्या हो सकता है? कंप्रेस हो सकता है, दब सकती है, ठीक है। तो अब क्या होने वाला है यहां पर? कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, और यहां क्या पहुंचा बच्चों? रेयरफेक्शन पहुंचा। क्या पहुंचा? रेयरफेक्शन। अब ये जो मीडियम है आपका कैसा है? ये कैसा मीडियम है? रेयर मीडियम। और यहां पहुंचा कौन है? रेयरफेक्शन, ठीक है। अच्छा, रेयरफेक्शन मतलब क्या होता है कि ये एक्सपांडेड फॉर्म है। क्या है ये? ऑलरेडी एक्सपांडेड फॉर्म है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा? ये एक्सपांडेड फॉर्म है, तो ये क्या करेगा? रेयर मीडियम जो है इसको एक्चुअल में ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि यहां क्या पहुंचा है? रेयरफेक्शन ना। रेयरफेक्शन मतलब क्या? एक्सपांडेड फॉर्म है। तो ये जो रेयर मीडियम है इसको क्या करेगा? दबाएगा। क्या करेगा? तो ये मीडियम जो एक्सपांडेड फॉर्म में, वो जब कंप्रेस होगा तो रेयर का क्या कंप्लीट हो जाएगा बच्चों? कंप्रेस। क्योंकि ये मीडियम क्या हो सकता है? समझ में आ रहा है? एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, अपन बात कर सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ रेयरफेक्शन पहुंचा है तो ये क्या कर देगा? उसको कंप्रेशन करके फिर पलटाएगा, यानी रेयरफेक्शन का क्या रिवर्ट हो जा रहा है? कंप्रेशन हो जा रहा है, ठीक है। अब पुराने वाले से कंक्लूड करते हैं। पुराने वाले से, ट्रांसवर्स अगर डेंसर से रिफ्लेक्ट होगा तो क्रेस्ट के साथ क्या होगा? क्रेस्ट का ट्रफ हो जाएगा, ट्रफ का क्या हो जाएगा? फेज डिफरेंस कितने का होगा? पाई का होगा। ट्रांसवर्स अगर रेरर से, तो वो रिंग वाला केस आपको लेना है, उधर से होगा तो क्रेस्ट का क्रेस ही रहेगा, ट्रफ का ट्रफ रहेगा, फेज डिफरेंस हो गया। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ कौन सा वेव? लॉन्जिट्यूडनल। कहां से? सबसे पहले डेंसर बात करते हैं। तो डेंसर से हमने क्या देखा? यहां पर कंप्रेशन का कंप्रेशन ही बन के आ रहा है, और रेयरफेक्शन का क्या रहेगा? रेयरफेक्शन। अभी सेम आ रहा है तो फेज डिफरेंस क्या रहने वाला है? जीरो। सेम रहेगा तो फेज डिफरेंस जीरो। अच्छा, हमने रेयर मीडियम से जब रिफ्लेक्शन देखा तो रेयरफेक्शन का क्या कर दिया इन्होंने? कंप्रेशन। अगर कंप्रेशन पहुंचता तो रेयरफेक्शन कर देता, उल्टा कर देता। तो अब उल्टा कर रहा है तो फेज डिफरेंस पाई का रहेगा। आया समझ में? शॉर्ट में कंक्लूजन समझ में आ गया? क्या याद रखना है कि कौन सा वेव है, किससे टकरा के आ रहा है, और क्या होगा? ट्रांसवर्स है, डेंसर से टकराएगा, उल्टा हो जाएगा। ट्रांसवर्स है, रेयर से टकराएगा, कोई चेंज नहीं होगा। लॉन्जिट्यूडनल है, डेंसर से टकराएगा, कोई चेंज नहीं होगा। रेयर से टकरा के आएगा, उल्टा हो जाएगा, उल्टी हो जाएगी। अब पॉइंट पढ़े? पॉइंट पढ़ते हैं। ये चार आंसर सभी बच्चों को प्रिपेयर करना है, इसमें इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो चारों। चलो पॉइंट पढ़ने जा रहा हूं। एक लॉन्जिट्यूडनल वेव कंसीडर कर रहे हैं, ट्रैवलिंग फ्रॉम कहां से कहां जा रहा है? रेयर टू डेंसर। आपको रिजिड वॉल लेना है ये वाले केस। कंप्रेशन इज अ हाई प्रेशर रीजन। आपको पता है कंप्रेशन कौन सा रीजन होता है? बता चुका हूं पहले। जहां कंप्रेस हो गया उधर प्रेशर क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। जहां एक्सपांड हो गया है, रेयरफेक्ट हो गया है, वहां पर प्रेशर क्या रहेगा? कम। वाइल रेयरफेक्शन इज अ लो प्रेशर रीजन। अच्छा, आगे सुनो। व्हेन कंप्रेशन रीचेस डेंसर मीडियम, कंप्रेशन किधर पहुंचता है? डेंसर, जैसे कि यहां पहुंचा। और कंप्रेशन मतलब कौन सा प्रेशर रीजन? हाई प्रेशर रीजन। यहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। इट ट्राइज टू पुश द पार्टिकल ऑफ दैट मीडियम। ये मीडियम को यानी वॉल को पुश करना चाहेगा, लेकिन वो पुश नहीं होगी, ठीक है। तो फिर इसको क्या करना पड़ेगा? वापस पलटना पड़ेगा। बट द एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन द रेयर मीडियम इज नॉट सफिशिएंट टू कंप्रेस द पार्टिकल ऑफ डेंसर मीडियम। मतलब इतना एनर्जी नहीं है इन पार्टिकल का कि उसको दबा सके। समझ आ रहा है? तो अब इसको क्या करना पड़ेगा? वापस पलटना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन कम्स इनटू प्ले।
तो आपने उधर फोर्स लगाया, अब वो तो दबा नहीं, समझ आ रहा है, तो वो इसको ही दबा के भेज देगा, मतलब जैसा आया था वैसे ही पलट जाएगा, समझ में आ रहा है। एज अ रिजल्ट द पार्टिकल ऑफ रेयर मीडियम गेट्स कंप्रेस्ड, तो कंप्रेस, तो ये पार्टिकल कंप्रेस हो जाएगा, उस पर फोर्स लगाया, वो तो दबा नहीं, तो ये खुद को ही दबाने वाला है और वापस से रिफ्लेक्ट करेगा। दस व्हेन लॉन्जिट्यूडनल वेव ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर, रेयर टू compression is reflected as and rarefaction is reflected as rare। तो अगर दीवार के पास कंप्रेशन पहुंचेगा, कंप्रेशन रिफ्लेक्ट करेगा, रेयरफेक्शन पहुंचेगा तो रेयरफेक्शन। और यहां पर फेज डिफरेंस बता दो, जीरो, क्योंकि सेम सेम है ना, तो फेज डिफरेंस जीरो। देयर इज नो चेंज ऑफ फेज, देयरफॉर फेज डिफरेंस इज जीरो। चलो ये वाला देख लेते हैं, आंसर चेक करें बच्चों। पॉइंट ऑलरेडी सब एक्सप्लेन कर चुका, पॉइंट देखते हैं। लॉन्जिट्यूडनल वेव कंसीडर करना है, कहां से कहां जा रहा है बताओ अब। ये वाला मीडियम मेरा रेरर है, तो ये डेंसर होगा, तो डेंसर टू रेरर जा रहा है। कंप्रेशन हाई प्रेशर रीजन होता है, रेयरफेक्शन क्या होता है, लो प्रेशर रीजन, ये कॉमन पॉइंट है आपका। चलो इधर देखो, ये लॉन्जिट्यूडनल वेव जब ट्रेवल करता है कहां से, डेंसर टू रेरर, कंप्रेशन इज रिफ्लेक्टेड एज रेयरफेक्शन और रिवर्सल ऑफ फेज टेक प्लेस, और यहां पर फेज क्या हुआ है, रिवर्स हुआ है, तो फेज चेंज बाय कितना, बाय रेडियन। व्हेन कंपरेचर रीचेस रेयर मीडियम इट पुशेस द पार्टिकल ऑफ रेयर मीडियम, ड्यू टू दिस पार्टिकल ऑफ द रेयर मीडियम गेट्स कंप्रेस्ड एंड मूव फॉरवर्ड एंड रेयरफेक्शन इज लेफ्ट बिहाइंड। अच्छा सुनो, पॉइंट में ना इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया मालूम है, कि कंप्रेशन पहुंच रहा है, ये डायग्राम के अकॉर्डिंग नहीं बात किया उन्होंने। पॉइंट में क्या बोला उन्होंने, तो एक्चुअल में यहां पर डायग्राम उल्टा कर देना चाहिए इनको, नहीं समझे। ये वाला इंसिडेंट हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा आपका, और ये वाला आपका कौन हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड हो जाएगा, समझे। पॉइंट में उन्होंने बोला है कि कंप्रेशन पहुंच रहा है, तो कंप्रेशन कौन सा रीजन है, हाई प्रेशर रीजन है, कौन सा रीजन है, तो यहां प्रेशर ज्यादा है, और ये वाला मीडियम कैसा है, रेरर है, तो रेरर तो दब सकता है, तो ये क्या करेगा, जब वॉल को दबाएगा, जब वॉल को दबाएगा तो ये वाला रीजन क्या हो जाएगा, हाँ, तो पहले ये वाला डायग्राम बनाना, ये इंसिडेंट बना देना, और इसको क्या बना देना, रिफ्लेक्टेड बना देना, समझे। तो कंप्रेशन पहुंचा, दीवार को दबाया, अब एरो सही है, दीवार को दबाया, और अब ये क्या बन गया पीछे, अगर दीवार को दबा दिया इसने तो ये एक्सपांड हो गया ना, तो आपका हाई प्रेशर रीजन अब क्या बन गया, लो प्रेशर रीजन, तो कंप्रेशन किस में कन्वर्ट हो चुका है, रेयरफेक्शन में। कुछ आया समझ में, यस एवरीबॉडी। तो इसके अंदर मिस्टेक क्या है, डायग्राम का, ये वाला आपका इंसिडेंट है और ये वाला क्या है, रिफ्लेक्टेड, समझ गए। हालांकि रेयरफेक्शन भी पहुंचेगा तो वो क्या होगा, कंप्रेशन ही होगा, लेकिन पॉइंट के अकॉर्डिंग ये पहुंच रहा है और ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। ओके ये देखो क्या लिखा है, व्हेन कंप्रेशन रीचेस रेयर मीडियम, तो कौन पहुंच रहा है, कंप्रेशन फ्रॉम डेंसर मीडियम, इट पुशेस द पार्टिकल ऑफ रेयर मीडियम को दबाता है, और पीछे क्या रह जाता है, ड्यू टू दिस पार्टिकल ऑफ रेयर मीडियम गेट्स कंप्रेस्ड एंड मूव फॉरवर्ड एंड रेयरफेक्शन लेफ्ट बिहाइंड, यानी पीछे क्या रह जाता है, मीडियम तो क्या हो गया, दब गया, तो पीछे क्या बच जाएगा, रेयरफेक्शन बच जाएगा। कंप्रेशन गेट्स रिफ्लेक्टेड एज रेयरफेक्शन, और इसका उल्टा एंड वाइस वर्सा। क्योंकि उल्टा हुआ है, फेज डिफरेंस बता दो, फेज डिफरेंस बताओ 180। ये चार आंसर प्रिपेयर करना है, मैंने देखो आपको कितने बताया, आपको बोला प्रोग्रेसिव वेव पढ़ो, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ो, वो भी एक आंसर पढ़ लो, ये रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव में आपको चार आंसर करना है, लॉन्जिट्यूडनल के 2, ट्रांसवर्स के 2। ठीक है, एक बार फिर से शॉर्ट में जो है ना, मैं आपको इसमें एक कंक्लूड करके दिखा देता हूं बच्चों, ताकि ये पूरा आंसर जो है ना आपको मेन मुद्दा याद रहे इसका।
ए सुनो, ये चलो अभी लोग आंसर बताएंगे। ट्रांसवर्स वेव है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर जब होगा तो कौन किस में कन्वर्ट होता है ये बताना है। ट्रांसवर्स, ओके। क्रेस्ट किस में चेंज हो जाएगा? और सही बात है, चेंज हुआ है, फेज डिफरेंस हो गया। अच्छा, रिफ्लेक्शन फ्रॉम रेरर, है ना, हो गया। चलो लॉन्जिट्यूडनल वेव में बताओ, रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर, कंप्रेशन का क्या रहेगा? और सेम रहेगा तो जीरो। यहां पर और रेयर, और यहां पर उल्टा हो रहा है तो ए, इसको टेबल बना के रखो, ये पूरे चारों आंसर का कंक्लूजन है। हाँ, आप अपने डाइजेस्ट में भी कहीं पर ऐसे ड्रॉ करके रख सकते हो जहां टॉपिक चल रहा है। करो फटाफट से। अच्छा, ये चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे मैंने आपको ये जितना भी अभी आज पढ़ाया है सब इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसमें बताया हूँ कि मैंने वो पाइप वाला ऑर्गन पाइप समझ आ रहा है, उसमें क्लोज एट वन एंड, क्लोज एट बोथ द एंड, या ओपन एट वन एंड और क्लोज एट बोथ द एंड, तो वो वाला दोनों डेरिवेशन करना, और डेरिवेशन बहुत ही सिंपल है। ऑर्गन पाइप वाला बहुत आसान है। चैप्टर भले ही बड़ा हो, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक है जो बार बार आते हैं। चलो नेक्स्ट करें। बोलो, तू जो लगा के आ रहा है वो मत लगा के आ भाई। लोग तेरे तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, सब मत कर। ये हुआ डन। अच्छा ये सुनो, ये आपको डेफिनेशन भी एग्जाम में आ सकता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बहुत आसान है। सुपरपोजिशन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। क्या होता है? ये डेफिनेशन भले ही बड़ा है लेकिन आसान है, इसको याद करना है आपको। ये बड़े डेरिवेशन के साथ में 1 मार्क के लिए अटैच करके दे सकता है, आया भी है बोर्ड एग्जाम के अंदर, ठीक है। और आप इसको जो है ना डेफिनेशन बहुत अच्छे, ये 11th में भी था आपको, क्लास 11 सेम टू सेम डेफिनेशन। साउंड वाला चैप्टर था ना, साउंड वेव्स, उसके अंदर ये डेफिनेशन लिखा हुआ था। अच्छा सुनो, क्या है इसको समझो। एक कोई पॉइंट है जहां पर 2 वेव पहुंचती है। कितनी वेव पहुंचती है? 2 या 2 से ज्यादा भी पहुंच सकती है। तो दोनों आपस में,
एक पॉइंट पर दो या दो से ज्यादा वेव क्या होती है, पहुंचती है, मतलब रीच करती है एक साथ। तो अब ये जब दोनों मिलेंगी तो ये हो सकता है एक दूसरे को कंस्ट्रक्ट कर दे, बड़ा वेव बनाए, या हो सकता है कि एक दूसरे को क्या कर दे, डिस्ट्रैक्ट करते हैं। डिपेंड करता है कि उन वो कैसे मिल रही हैं, कंस्ट्रक्टिवली मिल रही हैं या डिस्ट्रक्टिवली मिल रही हैं। अच्छा अब सुनो, जो इन दोनों से मिलकर एक नया वेव बनेगा ना, उसका डिस्प्लेसमेंट, अच्छा डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन आपको याद है मैं क्या इस्तेमाल कर रहा था, सिंबल क्या इस्तेमाल किया डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव के लिए, वाई। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कोई पॉइंट है, यहां पर एक वेव पहुंचा और ये दूसरा वेव पहुंचा, ऐसे ही मान लो तीसरा भी पहुंच सकता है, इसका डिस्प्लेसमेंट y1 है और इसका क्या है, तो हर एक वेव का अपना अपना डिस्प्लेसमेंट है जो कि एक दूसरे पे निर्भर नहीं करेगा, एक दूसरे पे निर्भर, और डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा तो जो नया वेव बनेगा उसका डिस्प्लेसमेंट y बार इन दोनों के वेक्टर सम के बराबर होगा, y1 बार प्लस y2 बार। समझ में आ गया, सिंपल है। क्या बोला मैंने, एक पॉइंट है यहां पर दो या दो से ज्यादा वेव क्या करती है, साइमल्टेनियसली पहुंचती है, और हर एक वेव का अपना अपना डिस्प्लेसमेंट है y1 बार और y2 बार, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जो नया वेव बनेगा उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इन दोनों का या तीनों का या चारों का, जितने भी वेव आ रही हैं उनका वेक्टर सम होगा। समझ में आया, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिजल्टेंट वेव इज इक्वल टू व्हाट, वेक्टर सम ऑफ ऑल दी वेव्स। अब पूरा पढ़ते हैं, देखो मैंने जो बोला उसी हिसाब से कहानी है कि नहीं। व्हेन कितनी वेव, टू और मोर, तो दो या दो से ज्यादा, ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम, एक मीडियम से ट्रैवल कर रही है, पास थ्रू अ कॉमन पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट पर बोल सकते हैं आप पहुंच रही है या पास हो रही है, ठीक है। ईच वेव प्रोड्यूसेस इट्स ओन डिस्प्लेसमेंट, मतलब हर एक वेव का अपना खुद का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ अदर, मतलब दूसरे पे निर्भर नहीं करेगा। जैसे y1 y2 पे डिपेंड नहीं करता और y2 y1 पे डिपेंड नहीं करता है। इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ अदर वेव, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, जो रिजल्टेंट होगा y बार होगा एट दैट पॉइंट, इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू इंडिविजुअल वेव एट द पॉइंट। इंडिविजुअल मतलब जैसे ये एक अकेला, ये एक अकेला, समझ में आ रहा है ऐसे, तो उनका इंडिविजुअल वेव का वेक्टर सम रहेगा, या ऑल दी वेव भी बोल सकते हो आप, यहां पर क्या बोल सकते हो, वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू ऑल द वेव एट दैट पॉइंट, ऐसे भी बोल सकते हो, या इंडिविजुअल वेव भी बोल सकते हो। कुछ समझ में आया क्या बोला, कितनी वेव पहुंचेगी एक पॉइंट पर, आप बोल सकते हैं व्हेन टू और मोर वेव्स ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम passes through a common point or reaches at point, समझ में आ रहा है, और produces its, each wave produces its own displacement independent of the other। क्या बोलेंगे, the resultant displacement of the wave is vector sum of individual displacement at that point। नहीं आ रही बात समझ में, तो ऐसे करके आपको बोल देना है, तो बहुत ही डिफिकल्ट नहीं है, बड़ा है, लेकिन आप इजीली याद कर सकते हो उसको। इसका सिर्फ स्टेटमेंट याद करना बस, ठीक है, इसका सिर्फ स्टेटमेंट याद करो आप, सुपर पोजिशन ये सब करने की जरूरत नहीं, ये सब नहीं आएगा। हाँ ये आंसर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और इससे जो फॉर्मूला निकलेगा ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन मार्क कर लो इसको। अच्छा कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव मैंने तुम लोग को वेव ऑप्टिक्स में भी बताया ना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, समझ में आ रहा है। जब दो वेव, एक का क्रैश दूसरे के क्रैश से मिलेगा, ट्रफ से मिलेगा, तो ये कंस्ट्रक्ट करती, और एक का क्रैश दूसरे के ट्रफ से मिल रहा है तो ये क्या करेंगी, डिस्ट्रक्ट करेंगे। तो आप सुनो, सुपरपोजिशन में यही होता है, जब दो वेव मिलती हैं, दो या दो से ज्यादा वेव आपस में मिलती हैं, तो वो एक दूसरे को कंस्ट्रक्ट भी कर सकती है और क्या कर सकती है, डिस्ट्रक्ट भी कर सकती है। समझ में आ रहा है। तो अब उनका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या होगा ये अपने को निकालना है, मतलब आपको y1 पता है, y2 पता है, y निकालना है, ठीक है। तो यहां पर देखो y1 पहली वाली वेव है, ये दूसरी वाली वेव है, ओके। दोनों का फेज डिफरेंस अगर बात करूं तो ये ओमेगा टी है और ये कितना, ओमेगा टी प्लस फाइव। फेज डिफरेंस कितना, एंगल में डिफरेंस कितना बता सकते हो, फाइव है। इसका एंगल ओमेगा टी है, उसका ओमेगा टी प्लस फाइव है, माइनस करो, फाइव आ जाएगा। समझ गए बात को। यहां पर जो है ना ये सब फॉर्मूले हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एम्पलीट्यूड का देखो, ये y का इक्वेशन निकालूंगा नया वाला, ये अब ऐसा हम लोग कहां कर चुके हैं मालूम है, ऑसिलेशन में कर चुके हैं। किस में कर चुके हैं,
और ऑसिलेशन के अंदर हमारा ये y1 नहीं होता था, ये x1 और x2 होता था। सेम डेरिवेशन आपने किस में ये किया, प्रिपेयर किया हुआ है ऑसिलेशन चैप्टर में, x1 और x2। ये बात मत करे, क्या हुआ तेरे को बिना कलम के आदमी? इधर देखना, इधर ध्यान देना। बाइक पे जा रहा था, हवा बहुत तेजी से चल रही थी। अच्छा ये डेरिवेशन सुनो, हम लोग दो वेव कंसीडर कर रहे हैं, दोनों का एम्पलीट्यूड कितना है, पहले वाले का A1 और दूसरे वाले का A2। फेज डिफरेंस कितना है 5। तो आप दो वेव कंसीडर कर रहे हो ऑफ एम्पलीट्यूड A1 एंड A2 एंड फेज डिफरेंस ऑफ 5। दोनों का इक्वेशन क्या लिखेंगे? ठीक है, जहां मतलब मान लो ओरिजिन पे पहुंचते हैं, x इज इक्वल टू 0 वैल्यू पर दोनों साइमल्टेनियसली पहुंचते हैं। तो आपका देखो इक्वेशन आपने पढ़ा है सर kx ओमेगा टी ना, तो kx वाला टर्म क्यों नहीं है यहां पर? हाँ, क्योंकि x की वैल्यू क्या हो गई, तो kx वाला टर्म क्या हो गया, खत्म हो गया। समझ गए? ए ओके, तो पहले वाले का इक्वेशन हो गया A1 साइन ओमेगा टी, और दूसरे वाले का क्योंकि इसके फेज डिफरेंस कितना है इनमें 5 का है, तो ओमेगा टी। दो इक्वेशन लिख लो पहले, सबसे मैथमेटिकल स्टेप ही आपको याद करना है, ध्यान रखो। थियरी तो अपने हिसाब से आप लिख लोगे, मेन मैथमेटिकल स्टेप प्रिपेयर करना है। y1 इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन A1 साइन ओमेगा टी, y2 इज इक्वल टू क्या बनेगा +5, क्योंकि फेज डिफरेंस आपने 5 लिया, एम्पलीट्यूड दोनों का A1 A2 है, सेम टाइम पर मिल रहे हैं, इसलिए टाइम सेम है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी सेम। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मैंने क्या बताया आपको, रिजल्टेंट वाले का डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा, वेक्टर सम होता है। अच्छा, क्योंकि ये अलोंग एक ही एक्सिस ट्रेवल कर रहे हैं, तो आप डायरेक्टली उनका मैग्नीट्यूड ऐड कर सकते हो। ये कहां पर है, दोनों एक ही एक्सिस में है, एक ही डायरेक्शन में है, तो आपको वेक्टर लेने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली मैग्नीट्यूड है, यानी y इज इक्वल टू क्या बोल सकते हो, y1 प्लस y2। मतलब मैंने कैसे बताया था, वेक्टर सम y बार इज इक्वल टू y1 बार प्लस, क्योंकि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, एक ही एक्सेस पे ट्रैवल कर रहे हैं, तो दोनों को डायरेक्ट आप ऐड कर सकते हो, आपको किसकी जरूरत नहीं है, वेक्टर की जरूरत नहीं है। समझ गए? हाँ, वेक्टर अलजेब्रा वैसे वेक्टर सम ही है वो, एक मैग्नीट्यूड लिख सकते हो। ए y1 कितना है बताओ, y1 क्या है, नीचे मोबाइल है, इधर ध्यान दो ना, बुक में क्या है, इधर ध्यान दो, y2 इज इक्वल टू इतना स्टेप, बाकी सब मैथ्स का है, मैथ्स से पूरा। यहां पर आ जाओ, यहां पर करते हैं। ये कितने लोग को साइन a प्लस बी का फॉर्मूला मालूम है, साइन a प्लस बी, साइन कॉस, कॉस साइन, साइन कॉस, ये a2 को ऐसे ही रहने दो बच्चों। हाँ, साइन ये a है और ये कौन है, तो साइन a प्लस बी में आप लिखते हो साइन कॉस, कॉस साइन, साइन कॉस, और a की जगह आपका कौन है ओमेगा टी, इधर पे कौन आ गया फाई ओमेगा टी, और इधर पे कौन आ गया फाई। अच्छा, साथ में दोनों के क्या था, a2 था, तो a2 इधर भी आ जाएगा, और a2 एक स्टेप इन्होंने खा गया, मतलब a2 ब्रैकेट में करके फिर उसको करना था, फिर a2 अंदर आएगा। ये डायरेक्ट समझ में आ रहा है? ये इकड़े बगना रे बाबा, तेरे को ही बोल रहा हूं। अच्छा, अभी इधर पे पूरे इसमें देखो, साइन ओमेगा टी कहां कहां है, ये पहले दो टर्म में साइन ओमेगा टी कॉमन ले लो, क्या बचेगा a1 प्लस a2, और ये क्या बचेगा कॉस फाई, और आपका ये वाला टर्म बच गया, बोलो। ये सुनो, अच्छा इधर सुनो बच्चों, अब हमारे पास ना ये यहां पर एक टर्म दिखाई दे रहा है, ऐसा हम लोग ने उसके अंदर भी किया था, लेकिन दोनों टर्म था उसके अंदर। ठीक है, मतलब यहां पर एक सिंगल टर्म की जगह पुट नहीं किया था अपन ने, तो यहां पर ये जो फाई वाला टर्म है ना, ये यहां पर इसकी जगह मैं क्या पुट करने वाला हूं, यहां पर इसकी जगह पर इसको हम लोग लेट करते हैं, इसको a cos थीटा मानते हैं। वहां पर अगर आप याद होगा तो डेल्टा लिया था अपन ने, a cos या r cos डेल्टा ऐसा लिया था अपन ने। ठीक है, और ये दूसरा वाला जो बड़ा डेरिवेशन है ऑसिलेशन के अंदर वो, ठीक है, एग्जाम में नहीं आता है वो, लेकिन एक बार करके जाना आप लोग, और वो वाला करोगे तो ये वाला भी आ जाएगा आपको, ये दोनों सिमिलर ही है। इसकी जगह पर आप लोग a2 साइन फाई की जगह आप लिखोगे a साइन थीटा,
तो A1 A2 का रिजल्टेंट जो A ले रहे हैं अपन, और एंगल का रिजल्टेंट क्या ले रहे हैं, थीटा। तो वहां पर अपन ने ऑसिलेशन के अंदर ये डेल्टा लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है, डेल्टा। अच्छा, क्या पुट करेंगे बताओ इसकी जगह पर, A cos थीटा, इसकी जगह पर क्या पुट करेंगे, A sin थीटा। अब मुझे बताओ ये दोनों इक्वेशन में कोई फॉर्मूला बनता दिखाई दे रहा है? अगर आप A कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, कौन बताएगा? कॉस कॉस, बोलो बोलो, साइन साइन बचेगा, और एंगल आपका क्या है, थीटा ओमेगा टी, बीच में प्लस है, थीटा ओमेगा टी। बराबर। अच्छा, यहां पर आपका साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, साइन कॉस कॉस साइन, और साइन वाले में साइन का सेम रहता है, प्लस का प्लस रहता है, माइनस का माइनस रहता है। यहां पर हमारा बीच में कौन है, प्लस है, तो यहां पर क्या होना चाहिए, माइनस। आया समझ में? तो यहां पर आपका मिस्टेक, अच्छा साइन कॉस है ना, सॉरी कौन बोला रे, कॉस कॉस है, कौन बोला, पागल, कॉस साइन है, क्या बोलता है, साइन कॉस, कौन बोला रे, कौन है, बीच में प्लस है, कॉस साइन, साइन कॉस मतलब वही हो गया ना, साइन कॉस कॉस साइन, आगे प्लस, इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो। क्या फॉर्मूला बना, साइन कॉस कॉस साइन या कॉस साइन साइन कॉस, कौन होता है ये, साइन का फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। हाँ, जैसे यहां ओपन किया था, तो इसका रिवर्स करना, इसको पहले तो आगे पीछे कर दो आप, साइन ओमेगा टी कॉस थीटा, ठीक है, कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। ये समझा मैंने क्या किया, इनटू में ना, साइन कॉस कॉस साइन, ये मेरा ए हो गया, ये बी हो गया। चलो आंसर क्या आएगा, साइन ए प्लस बी यानी ओमेगा टी प्लस थीटा। अब बराबर है, सही है, क्या आ जाएगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस। अच्छा, ये इक्वेशन क्या पहले की तरह ही आया, तो पहला अगर आपका सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव है तो जो रिजल्टेंट आएगा वो भी क्या होगा, वही रहने वाला है। समझ में आ रहा है? तो साइनसॉइडली ऑसिलेट करेगा, इट हैज द सेम फ्रीक्वेंसी एज द इंटरफियरिंग वेव। अच्छा, इन तीनों का देखो, पहले दो मिले उनका फ्रीक्वेंसी ओमेगा, तो जो मिलकर बना वाई उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, जल्दी से बताना, ओमेगा, मतलब फ्रीक्वेंसी सबका सेम रहेगा, पहले वाले का, दूसरे वाले का, और दोनों से मिलकर जो बना उसका फ्रीक्वेंसी भी क्या रहेगा। तो अगर इस पे सवाल कुछ आया आपको कि इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट का फ्रीक्वेंसी मान लो 2 रेडियन पर सेकेंड है, तो आप बताओ इन दोनों मिलकर जो बनाएगा रिजल्टेंट वाला, उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो सेम रहेगा 2 रेडियन पर सेकेंड। नहीं आ रही बात समझ में? और एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या, फ्रीक्वेंसी भी बोलेगा तो सिर्फ फ्रीक्वेंसी एन भी बोलेगा तो वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। अच्छा, अब आगे सुनो, मुझे निकालना है यहां पर एम्पलीट्यूड और फेस का इक्वेशन, एम्पलीट्यूड ही निकालना बेसिकली। चलो इधर सुनेंगे, अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रहा है। मुझे बताओ, हमने दो चीज लेट किया है यहां पर, वो जो लेट किया है वो ध्यान रखेंगे। मैंने a1 प्लस a2 cos फाई को क्या माना है, a cos थीटा, और a2 sin फाई को क्या माना है, a sin थीटा। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ही आपको ये एक ही वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब दो इक्वेशन पहले याद कर लो, a निकालने के लिए आप ये दो इक्वेशन, a1 प्लस a2 cos थीटा, सॉरी cos फाई इज इक्वल टू a cos थीटा, और a2 sin फाई इज इक्वल टू a sin थीटा। मुझे ये a चाहिए, a का फॉर्मूला चाहिए। अगर इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायरिंग और एडिंग करूंगा, क्या करूंगा, सिर्फ राइट हैंड साइड का टर्म देखो, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। सोचो सोचो, स्क्वायरिंग एडिंग क्यों कर रहा हूं, रीजन है कि अगर मैं स्क्वायरिंग करता हूं, लेफ्ट का भी करना पड़ेगा लेकिन राइट का सिर्फ सोचो आप, और इसको ऐड कर देते हैं तो ए स्क्वायर क्या आ जाएगा इन दोनों में, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा। तो आप सिर्फ एडिंग करोगे तो काम नहीं चलेगा, स्क्वायरिंग एंड एडिंग करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा खत्म हो जाएगा, और आपका वहां पर सिर्फ क्या बचेगा, ओनली ए स्क्वायर। फिर ए चाहिए, स्क्वायर को इधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा।
आई बात समझ में? क्यों स्क्वायरिंग एंड एडिंग? एम्पलीट्यूड निकालने के लिए इन दोनों जो आपने लेट किया हुआ उसके साथ क्या करेंगे, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। उसको जगह बाजू वाले को क्या करेंगे यहां पर बता? स्क्वायरिंग एंड एडिंग। शुभम, ये पहले भी अपन कर चुके हैं, तो आ जाओ इसको राइट ये कर लेते हैं फटाफट। राइट हैंड साइड वाला टर्म इधर लिखा हुआ है देखो, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, और लेफ्ट वाला जो टर्म था वो राइट में लिखा हुआ है a1 प्लस a2 कॉस फाइ का स्क्वायर और a साइन फाइ का, हाँ लो इसको ओपन करो। इसको ओपन करो ना, a1 प्लस a2 कॉस फाइ का स्क्वायर। यहां मिस्टेक है, ये यहां पर मिस्टेक है, क्या होना चाहिए था? ये बस ना इधर उधर ही खोया रहेगा क्या? इधर देखना क्या चल रहा है क्लास में, क्या मालूम, एक इधर पे ऐसा करता है, एक उसको ही देखता रहता है। चला पूरा माहौल खराब करके रख दिया तुम लोग ने। किसकी सोबत में रह रहे हो तुम लोग आजकल? इसको ओपन करो, a1 स्क्वायर प्लस है प्लस 2a1 a2 cos फाइ और प्लस b स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, और ये वाला तो स्क्वायर ऑलरेडी है ही। अच्छा ये लास्ट टर्म बताओ कैसे सॉल्व होगा? इन दोनों में क्या कॉमन है? a2 स्क्वायर कॉमन करूंगा, साइन स्क्वायर फाइ प्लस कॉस स्क्वायर फाइ क्या हो जाएगा? तो ओनली a2 स्क्वायर बचेगा। इधर पे a1 स्क्वायर है, a2 स्क्वायर और बीच में ये टर्म, तो 3 टर्म बचा। स्क्वायर a के ऊपर स्क्वायर था ना, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? तो ये रूट हो गया, बन गया फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला बना भाई? एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या बना, जल्दी से बताओ। a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइ, ऐसे भी बोल सकते हो। अच्छा आपको याद है ऑसिलेशन में a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 और cos फाइ 1 माइनस फाइ 2 था, फेज डिफरेंस। यहां पर हमारा पहले वाला फेज हमने लिया ही नहीं है, दूसरे वाले का फेज फाइ लिया हुआ है, तो फेज डिफरेंस सिर्फ फाइ है। वो वाले केस में आपका फाइ 1 माइनस फाइ 2 था, बस यही डिफरेंस है और कुछ नहीं है। चलो फॉर्मूला हो गया, ए एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला याद कर लेंगे सभी बच्चे। अब इसके अंदर कंडीशन अगर दोनों में फेज डिफरेंस कितने का है? 0, तो cos 0 की वैल्यू 1, a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 प्लस a2 स्क्वायर, फॉर्मूला बन गया है पता है, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। रूट से स्क्वायर कैंसिल, ओनली a1 प्लस a2 यानी एम्पलीट्यूड बन जाएगा डायरेक्टली a1 प्लस। तो फेज डिफरेंस अगर 0 है तो रिजल्टेंट वाले का एम्पलीट्यूड क्या होगा? पहले वाले का प्लस दूसरे वाले का, डायरेक्ट सम कर देने का। अच्छा उसके बाद फेज डिफरेंस पाई कर लेते हैं। कॉस पाई पता है कितना होता है? -1, तो ये माइनस हो गया, तो ये बीच वाला टर्म नेगेटिव। a1 स्क्वायर माइनस 2a1 a2 प्लस a2 स्क्वायर, ये माइनस का फॉर्मूला बन जाएगा a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा? अच्छा अगर फेज डिफरेंस पाई है, फेज डिफरेंस कितना है? पाई है, तो आप ध्यान रखिएगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड दोनों का डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करने का, दोनों का क्या करने का? बड़ा माइनस छोटा कर देना। यहाँ पर मॉड लिखा हुआ है ना, तो फॉर एग्जांपल ये छोटा है ये बड़ा है, तो आपका नेगेटिव आएगा तो उसका पॉजिटिव हो जाए, मॉड लगा दिया इसलिए, खत्म हो गई बात। तो आपको दो केस आपने डिस्कस किया, एंगल कितना? 0 पर और पाई पर। 90 पर भी हो सकता था, आई बात समझ में? तो जो केस बोलेगा उस हिसाब से एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला निकाल देने का। अच्छा देखो एक और क्वेश्चन बनाया हुआ है इस पे, ये अपन कर चुके हैं अभी। y1 अगर इतना है, y2 इतना है, तो y निकाल के बताओ। फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट बोला, यानी a निकाल के बताओ। तो पहले आप y निकालोगे, उसके बाद क्या करोगे? a निकालोगे। समझ गए ना कहानी? चलो अच्छा मैंने आपको क्या बताया, मैक्सिमम कब होगा? ये मैक्सिमम कब होगा? इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में क्या रिलेशन होता है, ये पहले भी बता चुका हूं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड होता है। ये मैंने कहां सिखाया हूं आपको? वेव ऑप्टिक्स में सिखाया हूं। उसमें मैंने इसको डिराइव करके भी बताया, इसका रेशियो वाला बताया, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम वाला, याद आ रहा है? तो ए मैक्स में दोनों का सम और मिनिमम में क्या होता है? दोनों का सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट टॉपिक आपका कौन सा है बच्चों? स्टेशनरी वेव। अब ये इंपॉर्टेंट है, स्टेशनरी वेव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चैप्टर की शुरुआत से ही बात कर रहा हूं मैं स्टेशनरी, प्रोग्रेसिव जब सिखा रहा था तभी स्टेशनरी वेव के बारे में बता रहा था। स्टेशनरी के डेरिवेशन करना बहुत जरूरी है।
अच्छा, सबसे पहले बात करेंगे डिफाइन। अच्छा, स्टेशनरी वेव दिखता कैसे है, देख लो जरा, चेक कर लो। ये रहा स्टेशनरी वेव। कैसे बनता है ये, बहुत ही सिंपल है। आप एक रस्सी ले लो, दीवार से टकरा, दीवार से उसको फिक्स कर दो, और यहां से कंटिन्यूअसली वेव भेजते रहो। वेव जाएगा, टकरा के रिफ्लेक्ट होगा, आपको मालूम है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव पड़ा हुआ है। ये दोनों वेव आपस में मिलकर ये बनाएगा। समझ आ रहा है? इसका आप लोग चाहे तो ये यहां पर ऑलरेडी जो है ना वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हैं यहां पर, और एक जगह से उन्होंने पकड़ रखा है। समझ आ रहा है? ये देखो, दो नहीं है, एक ही है, स्ट्रिंग एक ही है। ये देखो, एक तरफ से जब पकड़ लेता दो ही लूप बनेगा। ये देखो, समझ आ रहा है? ये स्टेशन एक ही स्ट्रिंग है वो, लेकिन आपको कैसे दिखाई दे रहा है, लूप दिखाई दे रहा है। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? ये वाला तुम लोग को शायद दिखा रहा हूँ। क्या? हाँ, वैसा बन नहीं पाया जैसा बनाने का था। अच्छी नहीं लगी तुम लोग को? ठीक है, शादी थोड़ी कराना तेरे से। अगर उसको तेरा शक्ल दिखा दो तो छी बोलेगी वो। तेरे को नहीं बोल रहा हूँ, जिसने भी छी बोला। अब स्माइल बोला तो हाँ, क्या? अरे आवाज तुम लोग को कौन सा इसकी अंग्रेजी समझ आने वाली है? ए बस तुम। So then a standing wave is where you pick स्टैंडिंग वेव भी बोलते हैं इसको, स्टेशनरी को क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग वेव्स। string in such a way that the waves created from my side of the string, lowest frequency standing wave pattern is this one. It's also called the fundamental mode. The lowest frequency wave. एक लूप बन रहा है ना, तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अच्छा, इसमें कितने लूप दिखाई दे रहे हैं आपको? ये देखो, यहाँ पर फिक्स है, ये नोड है, और ये वाला एक साथ ऊपर एक साथ नीचे। इन लोग ने नहीं, वो लेंथ के हिसाब से फिक्स हुआ है। वो हिला नहीं रहा है, वो पकड़ा है। सिर्फ यहां से जो है ना वो फिक्स है, ये वेव भेज रहा है। समझ आ रहा है? अभी वो क्योंकि इतना रिजेक्ट करके नहीं रख पाएगा वो। ठीक है, अभी कितना लूप बना? दो। ट्रिपल फ्रीक्वेंसी वाला देखो अभी। हाँ, तो लगभग लगभग अगर देखोगे आप तो कितना बन रहा है इसके अंदर। रुको रुको, ये देखो, अभी तीन बनता दिखाई दे रहा है आपको। 1 2 और वो कितना हो गया? 3। आया समझ में? ये कौन सा वेव है? स्टैंडिंग वेव बोलते हैं, या तो इसको क्या बोलते हैं? स्टेशनरी वेव बोलते हैं। ठीक है,
अच्छा, तो यही स्टेशनरी वेव है जो हम लोग वहां देख रहे थे। इसमें इसका थियरी दिया हुआ, पहले तो डेफिनेशन आप पढ़ लो उसका। क्या डेफिनेशन है? व्हेन टू आइडेंटिकल वेव्स ट्रैवलिंग अलोंग द सेम पाथ, एक ही रास्ते में, लेकिन डायरेक्शन क्या? अब अपोजिट कहां आ गया? देखो, एक भेजा था और एक टकरा के आया था। एक भेजा था और एक, दोनों आपस में मिली और क्या बनाया? स्टेशनरी वेव। तो स्टेशनरी वेव का डेफिनेशन क्या है? टू आइडेंटिकल यानी सेम वेव होना चाहिए, ट्रैवलिंग अलोंग द सेम पाथ इन अपोजिट डायरेक्शन, इंटरफियर, आपस में मिलती हैं, इंटरफियर होती हैं विद ईच अदर, रिजल्टेंट वेव इज कॉल्ड, तो इनसे मिलकर जो बनेगा दैट विल बी योर स्टेशनरी वेव। तो आपको ये लॉजिक समझ में आ गया कि स्टेशनरी वेव कैसे बनाओगे आप? एक वेव भेजोगे, वही टकरा कर आएगा, इससे मिलेगा और क्या बनाएगा? स्टेशनरी वेव बनाएगा। समझ में आ गई बात? अच्छा, तो आपको डिफाइन करना है, इसके अंदर क्या करना है? डेफिनेशन, और उसके बाद हमारा कौन सा आ जाएगा? एक अभी डेरिवेशन आ जाएगा। ठीक है, तो डेरिवेशन जरा फटाफट देख लेंगे। डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव ऑन स्ट्रेच स्ट्रिंग। जिस तरीके से आपने, सुनो, सुपरपोजिशन वाले में आपने एक इक्वेशन बनाया ना पूरा, y इज इक्वल टू, अब हमारे पास स्टेशनरी वेव का भी क्या आने वाला है? इक्वेशन आने वाला है। स्टेशनरी वेव का डेरिवेशन आपको प्रूफ करके देना है, यानी डिस्प्लेसमेंट का क्या इक्वेशन होगा। तो यहां पर सबसे पहली बात आपको प्रूफ क्या करना है? इधर आ जाओ, ये टर्म देख रहे हो क्या आया इसमें, जरा चेक करें। डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। अच्छा, इधर आ जाओ, ये इक्वेशन देख रहे हो, ये वाला, इसमें आप इसकी जगह पर बेसिकली ये एम्पलीट्यूड बताता है, तो ये अपना फाइनल इक्वेशन है, जिसमें इसकी ये बेसिकली आपको एम्पलीट्यूड बना के देता है, इसकी जगह ए लिख देते हैं ये। अच्छा, ये वाला इक्वेशन, और बताओ इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव, ट्रैवलिंग, और ये किसका आया? स्टेशनरी का। y इज इक्वल टू साइन, क्या फर्क दिखाई दे रहा है? ट्रैवलिंग वाला याद करो, ट्रैवलिंग वाला क्या इक्वेशन था? प्रोग्रेसिव वेव का क्या इक्वेशन था? स्टेट वाला, पहला क्वेश्चन आज का, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, के एक्स वाला टर्म था ना उधर पे, आ रही बात समझ में? वो आपको क्या बताता था? इट इज ट्रैवलिंग अलोंग एक्स एक्सिस, और उन दोनों के बीच में नेगेटिव आता था तो अपन बोलते थे पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव आता था तो बोलते नेगेटिव एक्स। अच्छा, इसके अंदर आपका वो वाला टर्म है क्या, के वाला? तो मतलब ये कोई ट्रैवलिंग वेव नहीं है, ये अपनी जगह पर ही है, तो इट इज स्टेशनरी वेव। क्या ये समझ आ रहा है? अब ये नीचे इक्वेशन देकर आपको बोल सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, ए मोबाइल देख रहा बहुत मारूंगा, हाँ, फोन अंदर रख। इसके अंदर कोई के वाला, अपना के एक्स वाला ऐसे नहीं है ना, के एक्स माइनस ओमेगा टी या के एक्स प्लस ओमेगा टी, मतलब ये ट्रैवलिंग वेव नहीं है। कौन सा वेव है? स्टेशनरी वेव। कौन सा है ये? स्टेशनरी वेव। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा, तो पहला डिफरेंस ये, आपको नीचे एमसीक्यू में 4 ऑप्शन देकर बोल सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेशनरी वेव। तो जिसके अंदर भी के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी ऐसे टर्म होगा वो आपका ट्रैवलिंग होता है, और जिसमें नहीं रहेगा वो कौन सा होगा? स्टेशनरी रहेगा। ठीक है, अब प्रूफ कैसे करना है आ जाओ, फटाफट बता देता हूं। सबसे पहले दो ट्रैवलिंग वेव से मिलकर ही स्टेशनरी बनेगा। कैसे ट्रैवलिंग? एक इधर जा रहा है और एक वही टकरा के रिटर्न आएगा, बराबर है। अच्छा, आपने इक्वेशन क्या पढ़ रखा है? y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी या के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी, मतलब इट इज ट्रैवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और प्लस ओमेगा टी जब रहता था तो नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब सुनिएगा बात को, हमने उसके अलग अलग फॉर्म पढ़े थे, जिसमें एक फॉर्म आपका, ठीक है, इन्होंने उल्टा लिखा हुआ है, बाकी और कुछ नहीं। जैसे y इज इक्वल टू, आप बोलते थे ए साइन 2 पाई, हमने ऐसा पढ़ रखा था, ठीक है, माइनस अंटी। ये देखो, ये वाला अगर आपको याद होगा तो ये हम लोग ने ऐसा किया था, इधर देखो। अब उसमें बेसिकली किस में से आप किसको माइनस कर रहे हो उसके हिसाब से होता है, आप आगे पीछे भी कर सकते हो। दोनों के बीच में माइनस है ना, इधर क्या लिखा है? एंटी लिखा है, फिर एक्स बाय लैम्डा लिखा हुआ है। हमने कैसा करा था? एक्स बाय लैम्डा माइनस, वो बेसिकली दोनों दो पॉइंट के एंगल के बीच में क्या है? डिफरेंस है। वो आप इसमें से उसको करो या उसमें से इसको करो, आप एंगल कहाँ से प्लॉट करते हो उस हिसाब से ये आ जाता है। तो खैर ये भी करेक्ट है और ये भी क्या है आपका? करेक्ट है। अच्छा, दोनों के बीच में माइनस है, इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ट्रैवल कर रहा है। अच्छा, सेम इक्वेशन लिखना है अपने को, और ये आइडेंटिकली होगा तो एम्पलीट्यूड सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगा, सब कुछ वेवलेंथ वगैरह सब कुछ सेम रहेगा, बस कहाँ ट्रैवल कर रहा है? तो ये सेम इक्वेशन यहां दिखाई दे रहा है आपको,
बोलो, बस इधर पे माइनस की जगह क्या हो गया, प्लस हो गया। तो हमने दो वेव ले लिया। तो स्टेशनरी वेव का डेरिवेशन करने के लिए एक यहाँ जा रहा है और एक उसी के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, लेकिन सेम है, वही रिफ्लेक्ट करके आ रहा है। तो ये दो इक्वेशन लिखना है, सबसे पहला काम लिख दिया इतने। अच्छा, सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, y1 प्लस y2। तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन y1 प्लस y2, ये आपका y हो जाएगा। y1 उठा के रख दिया, y2 उठा के रख दिया। इतना समझ में आ गया ये वाला स्टेप। सबसे पहले बताओ y1 क्या लिखा मैंने, y1 इज इक्वल टू a साइन 2 पाई nt माइनस एक्स बाय लेमडा, या एक्स बाय लेमडा माइनस nt भी कर सकते हो। समझ में आ रहा है? अब जो लिखा है वैसे ही लिखना, और दूसरा वाला प्लस कर देंगे। तो एक ही इक्वेशन है, दूसरे वाले में प्लस कर देना। अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, मिला दिया। अब इसके बाद पूरा मैथ से बच्चों इधर आ जाओ। अगर आप देखोगे तो ये आपके पास साइन और ये वाला टर्म अगर 2 पाई अंदर भेजूंगा ना, सुनो सुनो, अगर मैं 2 पाई अंदर भेजूंगा तो 2 पाई एनटी और ये 2 पाई एक्स बाय लेमडा हो जाएगा। मतलब साइन a माइनस बी है ये, या अपन बोल सकते हैं c माइनस डी। ठीक है, और मुझे अच्छा ये पूरा टर्म, सॉरी, साइन ये पूरा हो जाएगा c, a कॉमन आ जाएगा, ये साइन पूरा टर्म हो जाएगा d। ये दोनों में a कॉमन ले लो बच्चों, क्या कॉमन लोगे, क्या बचेगा बताओ, साइन ये पूरा ब्रैकेट प्लस, बोलो, साइन ये पूरा ब्रैकेट। देख रहे हो यहां पर? अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में ये एक फॉर्मूला है, अगर आपको याद होगा तो, जिन्होंने मैथ्स नहीं किया तो फिर ये फॉर्मूला याद करना है। साइन प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या है, 2 साइन, दोनों c प्लस डी को प्लस करने का डिवाइड बाय 2, फिर इनटू कॉस, कॉस वाले में दोनों को माइनस करने का डिवाइडेड बाय 2। इतना समझ आया? यस बोलो पीछे बॉयज। साइन c प्लस, स्टेशनरी वेव में साइन c प्लस साइन डी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, 2 साइन c प्लस डी डिवाइड बाय 2 इंटू कॉस c माइनस डी डिवाइड बाय 2। अच्छा मेरे पास c ना बहुत बड़ा टर्म है ये, और d भी आपका बहुत बड़ा टर्म है ये। तो आप जहां प्लस करोगे डिवाइड बाय 2 करोगे वो आपको अलग से सॉल्व करके बात करना है, नहीं तो आपको समझ नहीं आया कैसे आया। यहाँ बहुत डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो अपन एग्जाम में डायरेक्ट कर सकते हैं। हाँ, एग्जाम में पूरे पूरे स्टेप दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम कम रहता है, अपने को शॉर्ट में पूरे स्टेप्स दिखाने होते हैं। अब हर एक स्टेप लिखने की जरूरत नहीं, आप प्रैक्टिस करोगे तो बीच बीच में बहुत सारे स्टेप गायब कर सकते हो। अच्छा, अब c प्लस डी, ये c है और वो d है, इनका प्लस करके क्या आएगा, प्लस करके क्या आएगा, चलो करते हैं। 2 पाई दोनों में कॉमन है ना बच्चों, और मेरे पास ये ब्रैकेट और ये वाले को प्लस कर दो, अंटी माइनस एक्स बाय लैम्डा प्लस, प्लस है तो अंटी प्लस, अच्छा ये एक्स बाय लैम्डा से एक्स बाय लैम्डा कैंसिल हो गया, कितनी अंटी बची, 2 अंटी, तो 2 पाई इंटू 2 अंटी। ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या था इनका, तो इधर पे आ रहा है आपका 2 अंटी, ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, तो 2 पाई अंटी हो गया, यानी c प्लस डी डिवाइड बाय 2 करके कितना आएगा। तो ये आपको डायरेक्ट आना चाहिए, आपने एक बार कर लिया ना, एग्जाम में पूरा लिख के बताने की जरूरत। तो आपका c प्लस डी डिवाइड बाय 2, यानी इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करूंगा, आंसर आएगा 2 पाई एनटी। समझ गए? तो इसका आंसर क्या था अपना फॉर्मूला, 2 इंटू साइन, दोनों का प्लस डिवाइडेड बाय 2, दोनों का माइनस डिवाइड बाय 2। तो प्लस डिवाइड बाय 2 तो हो गया 2 पाई एनटी, कॉस में दोनों का सब्ट्रैक्शन करते हैं। अब क्या करते हैं, अच्छा मुझे बताओ, दोनों का सब्ट्रैक्शन करूंगा तो इधर माइनस होगा, ये भी माइनस हो जाएगा कि नहीं। अच्छा, अंटी से अंटी मर गई, एक अंटी ने दूसरी अंटी को मार दी, माइनस एक्स बाय लेमडा और माइनस एक्स बाय लेमडा कितना हो जाएगा आपकी बार, बोलो बोलो, माइनस 2x बाय लेमडा। ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, तो इधर सिर्फ माइनस एक्स बाय लेमडा बचा, तो आपका बचा माइनस 2 पाई एक्स बाय लेमडा। अब बोले सर इधर तो माइनस लिखा नहीं है। अच्छा आपको मालूम है कॉस के अंदर नेगेटिव खा जाता है, कॉस नेगेटिव को क्या करता है, तो कॉस माइनस थीटा सिर्फ कॉस थीटा ही होगा। समझ गए? तो इसलिए माइनस साइन नहीं लिखा गया है। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
ध्यान रखना कि नेगेटिव साइन क्यों नहीं है, आप एक्चुअल सॉल्व करोगे तो रहेगा, तो नेगेटिव गया किधर, तो कॉस नेगेटिव थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो बेसिकली बहुत सिंपल है, आपको समझना है। सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 कितना था, सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 बोलो 2 पाई एन टी, और सी माइनस डी डिवाइड बाई 2 पाई एक्स बाय लैम्डा। तो ये एग्जाम में आपको डायरेक्ट लिख देना है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, बस फॉर्मूला लिख देना कि ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया हमने। अच्छा आगे सुनो, ये 2 पाई एक्स बाय लैम्डा पहले ले लो, 2a और ये और साइन 2 पाई एन टी इधर पे, ठीक है। तो वेव का फ्रीक्वेंसी बेसिकली यहां पर है। ये वाला टर्म आपका क्या देगा एक्चुअल में, ये जो टर्म है ना, ये आपको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड देता है। जो रिजल्टेंट वेव बनेगा ना, स्टेशनरी वेव, उसका एम्पलीट्यूड आपको कौन देता है, ये, ठीक है। और ये कितना एम्पलीट्यूड होता है इसका, मैक्सिमम 2a होता है। कितना होता है, 2a। अब 2a क्यों होता है मैं आपको बता रहा हूं, सुनो। जो वेव आपने भेजा उसका एम्पलीट्यूड a था, जो आया उसका भी क्या है। अच्छा अगर दोनों कंस्ट्रक्टिवली मिलता है किस पॉइंट पर, तो a और a मिलकर कितना बन जाएगा, 2a। अच्छा डिस्ट्रक्टिवली मिलता है तो 0। आई बात समझ में। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इसका कितना होगा, 2a, और मिनिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा, 0। अब मैं आपको बता रहा हूं मैक्सिमम और मिनिमम कहां होता है। ये देखो, जब ये वाला वेव जा रहा है, एक वेव जा रहा है और एक वेव आ रहा है, जब दोनों मिल रहा है तो यहां पर एट दिस पॉइंट बीच में, यहां पर ये दोनों वेव कैसे मिल रहे हैं, कंस्ट्रक्टिवली मिल रहे हैं। इसका एम्पलीट्यूड कितना है पता है, 2a। ऊपर जाएगा तो 2a, नीचे आएगा तो माइनस, मतलब प्लस माइनस 2a। और एट दिस पॉइंट यहां पर एम्पलीट्यूड कितना है, 0 है। तो इसको अपन नोड वाला पॉइंट बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, एंटी नोड। तो नोड पे एम्पलीट्यूड क्या होता है, 0, और एंटी नोड पे कितना होता है, प्लस माइनस 2a। ऊपर प्लस 2a, ऊपर जाएगा तो प्लस 2a, नीचे आएगा तो प्लस 2a माइनस 2a प्लस 2a। आई बात समझ में। अरे बोलो, ऐसा कब बनता है, जब जाने वाला और आने वाला मिल जाता है तब ये बनाता है। और एम्पलीट्यूड कितना होता है, तो एंटी नोड पर ये कंस्ट्रक्टिवली मिलते हैं और नोड पर ये कैसे मिलते हैं, डिस्ट्रक्टिवली। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 2a प्लस माइनस 2a, और मिनिमम कितना रहेगा, 0। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी रुको, कहां तक हो गया, इसकी जगह a रख देंगे, ये बन गया एक्सप्रेशन a। 2 पाई n कौन होता है, ओमेगा होता है, तो a साइन ओमेगा टी इक्वेशन बन गया। हाँ, ये सिर्फ अभी क्या आया, y का इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट का, स्टेशनरी वेव का इक्वेशन आया। इसके बाद आपको 2 और आंसर करना होता है इसके अंदर, कंडीशन नोड कब बनेगा और एंटी नोड कब बनेगा। सिर्फ अभी के लिए आप कितना करके रखो, जो नेक्स्ट टाइम मैं आपको पूछूंगा वो है ए की जगह, ए किसकी जगह पर रखा था मैंने, ए एम्पलीट्यूड किसकी जगह पर रखा था। हाँ 2 पाई एक्स बाय लैम्डा, 2 ए किसकी जगह रखा था, 2a cos 2 पाई एक्स बाय लैम्डा। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नोड और एंटी नोड वाला, तो स्टेशनरी वेव में आपको 2 आंसर करने होते हैं, एक स्टेशनरी वेव का डेरिवेशन, डेफिनेशन, और उसके अलावा नोड और एंटी नोड की कहानी। तो स्टेशनरी वेव का टॉपिक खत्म होता है।